ब्रांड जब आता है तो कहता है हमसे ये सिनेमैटिक डाल दो, ये डाल दो, ये नहीं बोला, वो नाम नहीं बोला, जो कि लोगों को उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब बात आती है पेमेंट्स की, तो पेमेंट्स के लिए हम उनके पीछे नाचते रहते हैं, बट वो पेमेंट टाइम से देते नहीं है। मुझे सैलरी देनी है, मुझे रेंट देना है, मेरे पास पेट है, उसका खर्चा है। दिक्कत होती है इन चीज़ों को लेके। ब्रांड क्यों करता है इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। जब भी लोग सुनते हैं ना इन्फ्लुएंसर या फैशन से रिलेटेड, वो पहले तो उनके दिमाग में पिक्चर आए कि भाई छपरी होगा। ऐसे कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं मार्केट में, और सही कहा जाए वो ही ज़्यादा चल रहे हैं। मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ख़राब कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेरा तो बस यही मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा। हाय मानसी, कैसे आप? हाय विकास, आई एम फाइन। आप कैसे हो? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ एंड थैंक यू सो मच दी यंग पॉडकास्ट के सेट पे आने के लिए। अरे मेरा दिन अच्छा है कि मैं आज यहाँ आई हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। अच्छा, मैं मल्टी टैलेंटेड लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं यहाँ पे, एंड चलिए शुरू करते हैं। जी, थैंक यू सो मच। बेसिकली ना मैंने आपकी प्रोफाइल देखी एंड आई गोट टू नो कि आप एक फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। हाँ जी। राइट। तो ये जो टर्म है ना, ये ना लोगों को समझ में नहीं आती है कि भाई ये करते क्या हैं ये लोग। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप करते क्या हो और बेसिकली फैशन इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है, क्योंकि मार्केट में ना बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर। हाँ, राइट। एक्चुअली फैशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री बन के रह गई है आज की डेट में ना। बहुत ही अलग अलग तरीके के कंटेंट है। एक तो मतलब फैशन इंडस्ट्री में बेसिकली स्टाइलिंग को लेके काम हो रहा है। दूसरी चीज़ है रिकमेंडेशंस को लेके काम हो रहा है। सो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कपड़ा उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, डाल देते हैं। ये एक रिकमेंडेशन वाला वर्क हो गया। इसमें भी कुछ लोग की अलग अलग क्वालिटी मैनेज हो रही है। जैसे कुछ लोग अच्छे चीज़ रिकमेंड करते हैं, लाइक कि हाँ, आप यदि एक जैसे सपोज एग्जांपल ले लें कि आपने ये एक कपड़ा लिया, इस कपड़े को आप कम से कम 6 बार इस तरीके से पहन सकते हो। तो ये एक क्वालिटी कंटेंट हो गया कि आपने कुछ अच्छी चीज़ रिकमेंड करी है, जो बंदा खरीदने के बाद ना बहुत बार यूटिलाइज कर लेगा। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, रैंडम कुछ भी उठा के वीडियो मतलब डाल रहे हैं। ठीक है, मैं उनके कंटेंट को भी गलत नहीं बोलती, बट वो एक बहुत ही ज़्यादा एफर्टलेस कंटेंट है जो आगे अभी चल रहा है मार्केट में। तीसरा कंटेंट चल रहा है मार्केट में कि आप स्टाइलिंग को लेके, कि आपके पास यदि एग्जिस्टिंग कोई स्टफ़ है तो आप उसको कैसे स्टाइल करेंगे। और स्टाइल में तो सबकी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, सबका अलग अलग स्टाइल होता है, अपने तरीके से लोग बताते हैं। बेसिकली फैशन इंडस्ट्री में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एक चीज़ होती है कि आजकल ना एक नई टर्म आई है कुछ सालों से, लोग कहते हैं छपरी। अरे तो जब भी लोग सुनते हैं ना इन्फ्लुएंसर या फैशन से रिलेटेड, वो पहले तो उनके दिमाग में पिक्चर आए कि भाई छपरी होगा। लेकिन ये चीज़ सही नहीं है। काफ़ी अच्छे क्रिएटर्स भी हैं। Exactly. आप क्या सोचते हो छपरी के बारे में? देखिए, इसके लिए मैं अब किसी भी कंटेंट क्रिएटर को ना, अब हाँ ठीक है, हम मजाक में इस तरीके से बातें बोलते हैं, बट स्टिल मैं इस चीज़ों को इतना टारगेट करके कभी नहीं बोलना चाहूँ, क्योंकि जो इस तरीके का क्रिंज कंटेंट भी बना रहा है ना, स्टिल वो थोड़ी बहुत मेहनत तो देखो कर रहा है। वीडियो भले ही जैसे भी बना रहा हो, बट मेहनत कर रहा है। मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मैं समझती हूँ मुझे कितनी मेहनत लग रही है। बट हाँ, मेरा एक मैसेज रहेगा उन सभी के लिए कि आप एक कुछ अच्छा कंटेंट भी बना सकते हो, इन्फॉर्मेटिव, जिससे लोगों को सीखने मिले, जिससे चीज़ें कुछ चेंज हो सकें। बट हाँ, ऐसे कंटेंट क्रिएटर बहुत सारे हैं मार्केट में, और सही कहा जाए वो ही ज़्यादा चल रहे हैं। हमें तो लोग बाद में पूछते हैं सेकेंड नंबर पे। राइट। और अगर मैं बात करूँ फैशन की ना, हाँ, तो ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के पास ना फैशन के लिए ज़्यादा चीज़ें, यानी कि पहनने के लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं। हाँ। और ये ऑप्शंस पूरे कर रहा है मीशो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है। मीशो एक्चुअली क्या है ना, मीशो एक मतलब एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। और मीशो का जैसे मुझे याद है कि मीशो बहुत पहले आया था, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करा था 2019 में, और मीशो 2011-12 का ऐप है, बहुत पहले। लेकिन कभी उसने अपनी मार्केटिंग नहीं करी, कुछ नहीं करी, बट धीरे धीरे वो एक रीसेलिंग ऐप हुआ करता था। यदि किसी को भी याद हो तो मीशो चला ही रीसेलिंग से था, और आज की डेट में कोई नहीं जानता कि वो रीसेलिंग ऐप हुआ करता था।
था, तो उस पर लोग रीसेल करते थे अपने प्रोडक्ट्स को, ग्रुप बना के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पर रीसेल किया करते थे, तो वो चीज़ें चलती थी। बट अब वो एक डायरेक्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है, लोग उसे इतना प्रमोट कर रहे हैं। और मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ख़राब कपड़े बहुत ज़्यादा मिलते हैं। लाइक मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 30-40% सेलर्स ऑथेंटिक और अच्छे हैं, और ज़्यादातर मेजॉरिटी फ्रॉड होते हैं वहाँ पे। लेकिन जितना मैं इतने समय से काम कर रही हूँ मीशो के साथ, मीशो के लिए मैंने भी काम किया है, फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत काम किया है। एज अ सेलर, रीसेलर? नहीं, रीसेलर नहीं, मैंने डायरेक्ट एज अ इन्फ्लुएंसर काम किया है उनके लिए। तो मुझे धीरे धीरे मैंने उसमें चेंजेस देखे हैं। अभी आज से 1 साल पहले जो मीशो एकदम वर्स्ट क्वालिटी में था, आज की डेट में मीशो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। लाइक बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलर्स भी हैं मीशो पे, हम बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। लाइक जो हम मिंत्रा वगैरह पे ख़रीदते हैं वो प्रोडक्ट्स भी हमें मीशो पे बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। बट यदि सामने से कोई आके बोलेगा कि हमारे पास तो जो मीशो है हमें तो ऐसे कपड़े नहीं मिलते, लेकिन मीशो एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें खोजना बहुत मुश्किल काम है। यदि एक छोटी सी चीज़ बताओ ना, लोग पूछते हैं हमसे कि मतलब आपको आपको ही क्यों इतने अच्छे कपड़े मिलते हैं मीशो पे। तो हमको जितना वीडियो बनाने में टाइम नहीं लगता ना, उससे 10 गुना ज़्यादा सिर्फ कपड़े ढूंढने में लगता है, क्योंकि हम एक ऑथेंटिक सेलर्स ढूंढते हैं और उसके बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से फिर हमें एक ऑथेंटिक सेलर मिल पाता है। बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, रेटिंग्स हो गया, कपड़े की क्वालिटी हो गया। यदि उसका एक कपड़ा अच्छा है और दूसरे कपड़े पे उसे बहुत ही ज़्यादा गलत रेटिंग मिली है तो क्यों मिली है, ये बहुत सारे पॉइंटर्स हम क्रॉस चेक करते हैं एक सेलर्स के। उसके बाद हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, और फिर भी स्टिल इतना क्रॉस चेक करने के बाद भी हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। अब जो बिल्कुल नहीं जानता उसके साथ सोचिए क्या होगा। रीज़न क्या है कि मतलब इतना वो एक तरह से ओपन प्लेटफॉर्म है, हाँ, राइट? हाँ, उसमें आपको आई थिंक सबसे ज़्यादा सेलर बनना वहाँ पे सबसे ज़्यादा इजी है right, एज कम्पेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, राइट। तो एक तो ये रीज़न है स्कैम हाँ, का कि कोई हाँ, भी जाके बन सकता हाँ, है ना? हाँ, मतलब हाँ, बहुत ही ईजी है कंडीशन फुलफिल करना। हाँ, हाँ, और दूसरी दिक्कत पता है क्या है, वहाँ पे जो प्राइस है ना, प्राइस बहुत ही लो है एज़ कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स। तो ये एक मतलब लोगों को ना प्राइस देख कर ही लगता है भाई ये फेक होगा, विश्वास नहीं करते हैं। तो आप क्या करते हो ऐसा कि आपको पता लग जाता नहीं ये प्रोडक्ट तो सही है? हम एक्चुअली प्रोडक्ट रेटिंग के साथ साथ सेलर्स रेटिंग पे भी ध्यान देते हैं, और सेलर रेटिंग के साथ साथ उसके बाकी अदर प्रोडक्ट्स की रेटिंग पे भी ध्यान देते हैं। सिर्फ रेटिंग पे ही नहीं, क्योंकि रेटिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4-5 लोगों ने 5 स्टार दे रखा है, दैट कैन बी फ्रॉड, क्योंकि उनके इंटरनल लोगों ने करा हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि कितने 100 लोगों ने, कितने हज़ार लोगों ने रेट करा हुआ है, कैसे कैसे फ़ोटोज़ डले हुए, फैब्रिक क्वालिटी क्या दिख रही है उस पर। तो बहुत सारे पॉइंटर्स क्रॉस चेक करने के बाद सेलर डिसाइड करते हैं कि हाँ ये सेलर अच्छा है, अब इस सेलर से ये आइटम ले सकते हैं। और इसमें तो और भी पॉइंटर्स हैं, यदि और अंदर घुसे तो इसमें बहुत सारे पॉइंटर्स हैं कि एक सेलर बना क्या रहा है। यदि एक सेलर वही इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेच रहा है, वही सेलर आपको फैब्रिक भी बेच रहा है, तो समझ में आ जाता है कि ये एक्चुअली ना तो मैन्युफैक्चरर है, ना ही ये किस टाइप का सेलर है, ये कुछ अलग ही टाइप का सेलर है, ये बहुत अलग अलग कैटेगरी में डील कर रहा है। तो इसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ हो सकता है, मोस्टली चांसेस हैं इस चीज़ के। तो जितने लोग आज की ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं ना, उन्हें शायद ये हम लोग का सीक्रेट पता चल जाएगा कि हम लोग किस तरीके से मीशो पे ढूंढते हैं चीज़ें। तो ये चीज़ है, ये चीज़ ना ज़रूरी है जाननी। हाँ, राइट। मीशो को मैं कह सकता हूँ सरोजनी मार्केट। नहीं, सरोजनी में एक्चुअली मोस्टली एक्सपोर्ट के कपड़े आते हैं ज़्यादातर। मैं ये नहीं कहूँगी, अभी बहुत सारे लोग कमेंट करने लगेंगे, बोलेंगे ये बात कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली एक्सपोर्ट के कपड़े होते हैं, ओरिजिनल भी कपड़े होते हैं जो कहते हैं क्वालिटी में रिजेक्ट हो जाते हैं बड़े बड़े ब्रांड से, वो भी वहाँ पे सेल होते हैं, और अच्छे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे थोड़े से कम दाम पे सेल होते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो वहाँ पे सेलिंग हो रही है वो एक्सपोर्ट के कपड़ों की हो रही है, जो ऑलरेडी कहीं एक बार यूज़ होके वॉश होके फिर सेल हो रहे हैं। तो ये तो है, लोगों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि नहीं, वहाँ तो लोगों का एक्चुअली ना इमोशन हर्ट हो जाता है, अरे ऐसे कैसे बोल दिया कि एक्सपोर्ट के कपड़े में पहन रहा हूँ, क्या मैंने सरोजनी से ख़रीदा है, तो लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है। राइट। एक बात पता है क्या है, अगर आपको कोई चीज़ 150 में 200 में मिल रही है ना, तो समझ जाओ यार कि या तो वो यूज्ड है, या तो वो एकदम जो रिजेक्टेड क्वालिटी होती है वो है, डिफेक्टेड।
होता है, ये चीज़ें हैं डिफेक्टेड। मैंने भी बहुत सरोजनी से शॉपिंग करी है। समटाइम्स ब्लेजर्स हैं, जैकेट हैं, हमें न्यू मिलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें सम टाइम क्या होता है, कोई एक छोटा सा बटन टूटा हुआ है, कहीं पीछे छोटा सा कहीं से छेद हुआ है, वो क्या है, क्वालिटी में रिजेक्ट किए हुए कपड़े होते हैं। तो यदि उस छेद से और उस बटन से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो वो पूरा कोट तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मुझे वो कोट मिल रहा है महज 300 रुपये में, तो मैं क्यों नहीं लूँगी? वही कोट मैं सेम मिंत्रा पे लूँगी, मुझे मिलेगा 4000 रुपये का, राइट। तो मैं क्यों नहीं लूँगी भाई? मेरा तो काम बन रहा है, मैंने तो एक बटन ही तो चेंज करना है ना, किसी भी शॉप से मिलता जुलता बटन लेके मैं लगा लूँगी, हो जाएगा काम मेरा। और वो बटन भी जो सेलर्स होते हैं वो सही करके ही बेचते हैं। नहीं, इतना मेहनत नहीं करते हैं, कोई कोई करता भी होगा, ऐसा नहीं है, मैं सबको एक ही कैटेगरी, एक ही तराजू में नहीं रख सकती, कोई करता भी होगा, कोई नहीं भी करता होगा। मतलब सिर्फ सेंस ये है कि सरोजनी से शॉपिंग करने का तरीका ये है कि आपको अपना कपड़ा क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है, कोई ऐसा डिफेक्ट ना हो जो आपके सामने से दिख रहा हो। यदि ब्लेज़र में अंदर से कट है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, आप पहन सकते हो। आपकी शर्ट में पीछे से कहीं से छेद है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा? यदि आपको 100 रुपए की मिल गई एकदम न्यू शर्ट, नहीं पड़ेगा फ़र्क। वैसी चीज़ होती है, आपको देखना पड़ता है कि डिफेक्ट ऐसा तो नहीं है विजिबल है, यदि डिफेक्ट है विजिबल नहीं है तो आप ले सकते हो। 100 रुपए की चीज़ किसको बुरी लग रही है? और एक और बात होती है, बीइंग अ फैशन इन्फ्लुएंसर, आपने 4 साल की जर्नी में पता नहीं कितने ही कपड़ों के रिव्यूज़ किए होंगे। हाँ है ना? हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यार करते क्या हो इतने? एक्चुअली ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है, पूरी ऑडियंस का सेम यही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। आपके दोस्त मांगते हैं आपसे कि यार तेरी वो टॉप बहुत अच्छा था, हाँ, मुझे दे दो, मुझे दे दो। होता है, दोस्त ही नहीं रिश्तेदार भी मांगते हैं। तो देखिए, आप जब एक लेवल पे आ जाते हैं, जैसे मुझे 4 साल हो गया है काम करते हुए, अब मेरा एक लेवल बन चुका है काम करने का, तो अब ये है कि हाँ, मेरे पास क्लोथिंग्स की कोई कमी नहीं है, क्योंकि क्लोथिंग्स में हमें मिलती भी है और हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि कंटेंट की बात करी जाए तो हमारा 60% कंटेंट ऑर्गेनिक होता है और 40% हमारा प्रमोशनल एक्टिविटी होती है, जहाँ पे हमें कपड़े मिलते हैं। लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन था, मैं क्वेश्चन से भटक गई, आपका क्वेश्चन था कि इन कपड़ों का मैं करती क्या हूँ। राइट। तो हाँ, ये बात तो सच है, गिफ्टिंग करती ही हूँ, चाहे वो रिश्तेदार हो गए चाहे फ्रेंड्स हो गए, उनको तो हमें करना ही, क्योंकि उनके बिना तो शायद हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी, क्योंकि उनके साथ बातचीत करके ही हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही रख सकते हैं। और इसके बाद हम उसे थ्रिफ्ट स्टोर पे सेल कर देते हैं। जैसे हमारे भी थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं, सभी इन्फ्लुएंसर अपना एक थ्रिफ्ट स्टोर ओपन करता है, उसमें हम अपने इन्हीं कपड़ों को थोड़ा कम दाम पे सेल कर देते हैं और हमारे फॉलोअर्स जो होते हैं वो उसको ख़रीद लेते हैं। इवन मैं खुद थ्रिफ्ट करती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से, जैसे सपोज़ मेरी फ्रेंड है, उसके पास कोई ऐसा कपड़ा है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वो उसे सेल करना चाहती है और उसने उसे पहना भी नहीं है या फिर वीडियो के लिए पहना है, बट वो मेरे ज़रूरत का है, उसके ज़रूरत का नहीं है, तो मैं उससे भी ले सकती हूँ और ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो कम का पड़ रहा है ना। मैंने ज़ारा का मान लीजिए एक लेना है, ज़ारा का ब्लेज़र मान लीजिए 4000 रुपये का है, वो मुझे 2000 रुपये का दे रही है और उसने नहीं पहना क्योंकि उसके पास वो रखा हो गया, तो मैं ले लूँगी, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मुझे भी तो वीडियोस बनाने हैं और मुझे खुद के लिए यूज़ के लिए भी चाहिए, तो बाद में मैं भी सेल कर दूँगी उसे, हो सकता है मैं उसे 1000 रुपये में सेल कर दूँगी बाद में। तो ये चीज़ होती है। कहाँ होते हैं ये स्टोर? इंस्टाग्राम पे ही होते हैं। ओके, जो इंस्टाग्राम पे पेजेस हैं वो? हाँ हाँ हाँ, इंस्टाग्राम पे सबके बायो में आपको दिख जाएगा, सबने अपने बायो में थ्रिफ्ट पेज करके लिखा होता है मोस्टली लोगों ने, नहीं तो कुछ लोग वेबसाइट के थ्रू करते हैं। मेरा वेबसाइट और एजेंसी के थ्रू चलता है, सेलिब्रिटी नाम से मेरा थ्रिफ्ट पेज है, वो मेरा चलता है और बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी पे सेल करते हैं और बहुत सारे लोग डोनेट वगैरह भी कर देते हैं, जैसे लाइक कहीं आश्रम वगैरह में डोनेट कर दिया। तो सबका अपना अपना तरीका है चीज़ों को यूटिलाइज़ करने का, तो मैं तो इस तरीके से करती हूँ, मतलब डोनेट भी करती हूँ। राइट। एक चीज़ और है कि लोग ना आजकल क्रिएटर्स ना मतलब बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहे हैं। क्रिएशन है ना एक अलग ही मैं क्या कह सकता हूँ, नई जॉब या फिर नया फील्ड ऑफ वर्क है, जिसमें लोग आके इसको ना अपना काम बना रहे हैं, लोग यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं और अपनी ज़िंदगी संवार रहे हैं। ऐसा है, जिसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, जिसके लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना, आपको कोई मतलब इनिशियली वो मेहनतें नहीं करनी है, फील्ड पे बहुत मेहनत करनी है लेकिन वो मेहनतें नहीं करनी है। और इनके लिए ना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपकी जर्नी भी शेयर करते हैं। अगर आपने कुछ सही में अच्छा किया है और
जर्नी काफ़ी स्ट्रगल वाली रही है। तो जैसे एग्जांपल के लिए दूँ मैं, जोश टॉक। हाँ हाँ राइट। और जोश टॉक मैं इसलिए बोला क्योंकि आपको भी मैंने देखा था जोश टॉक हाँ, पे। मैं जोश टॉक पे आ चुकी हूँ। सबसे पहले आप ये बताओ कि जोश टॉक इनवाइट कैसे करते हैं? जोश टॉक आपकी स्टोरी पे ही इनवाइट करते हैं। जैसे मुझे जो इनवाइट आया था वो इस बेस पे आया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ मैरिड वुमेन, ओके। और इसके साथ साथ मैं 4 साल से कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट हूँ। मैंने शायद ही कोई दिन छोड़ा होगा जब मेरा वीडियो ना गया हो। मेरी मेंटल कंडीशन कैसी है, मेरी फिजिकल कंडीशन कैसी है, बट स्टिल मैं हमेशा अपने सभी प्लेटफॉर्म पे कंसिस्टेंट रही हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे मेरे अदर इंस्टा पेजेस हों। मतलब मेरे, यदि आप लोग जानते हो तो मेरे कई सारे इंस्टा पेजेस हैं और कई सारे मेरे यूट्यूब अकाउंट भी हैं। तो सारी चीज़ें एक साथ हैंडल करना इज़ नॉट ईजी टास्क, और एक अकेला इंसान इतनी सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता। तो शायद ये चीज़ उन्हें दिखी थी कि मैं अकेले ये सारी चीज़ें मैनेज कर रही हूँ। अभी तो हस्बैंड भी साथ में है, ही इज़ ऑल्सो अ टेक क्रिएटर, मैंने आपको बताया। राइट। तो अभी हम दोनों लोग मिलके मैनेज कर रहे हैं, बट उन्हें यही चीज़ अट्रैक्ट करी थी। दैट्स वाई उन्होंने मुझे इनवाइट किया और अपनी स्टोरी कवर करने के लिए बोला। परफेक्ट। सो लेकिन मैं एक चीज़ पता है क्या देख रहा हूँ कि जोश टॉक है ना, काफ़ी सही प्लेटफॉर्म है, मतलब खासकर क्रिएटर्स के लिए। ज़्यादातर लोग जो वहाँ आते हैं ना, अपने क्रिएटर जो फैमिली है उनसे बिलोंग करते हैं, और लोग उनसे सीख सकते हैं कि भाई कैसे कैसे जो लोग आजकल बहुत बड़े हैं उन्होंने कैसे कैसे इनिशियल स्टेज पे कैमरा पकड़ा है, कैसे कैसे लाइट्स का उन्होंने जुगाड़ किया है, जुगाड़ बोलूँगा बेसिकली। बहुत सारी चीज़ लोगों को पता है क्या लगता है, लोगों को लगता है कि यार बहुत ईजी हैं ये चीज़ें, और लोगों को लगता है कि डे वन से ना हमें परफेक्ट चाहिए हर चीज़, बट वो नहीं है। नहीं। आप थोड़ा सा बताओगे कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा है थोड़ा? ये कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि मैंने जब शुरू करा था ना तब मैंने एक्चुअली ऐसे यूट्यूब चैनल शुरू करने का कभी सोचा नहीं था। मैं बस, मेरा ये रहता ना, मैंने आपको बताया जैसे कि मैं MNC कंपनी में जॉब करती थी, बहुत ही रेपुटेटेड पोजीशन पे थी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, अच्छी वेल सेटल्ड सैलरी के साथ थी। बट मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है एक्स्ट्रा। तो मैं साइड में ज्वेलरी बिजनेस किया करती, मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं इनफ कमा रही थी, लेकिन बस फिर भी एक रहता है ना कि अलग से कुछ करना है, टाइम बचा है तो क्यों फ्री फंड का ऐसे वेस्ट करो। टीवी वगैरह देखना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल, कि मैं टीवी बैठ के देखूं और अपना टाइम किल करूं, और लोगों के साथ बैठ के गॉसिप करना वो भी मुझे पसंद नहीं है, जो खासकर लेडीज़ों की आदतें होती है, इसकी बुराई उसकी बुराई, चुगलियाँ, वो चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपना टाइम जो है ना वो प्रोडक्टिव रखना चाहिए और कुछ करना चाहिए जिससे मैं अर्न कर सकूं, चाहे वो खुशी अर्न करूं, चाहे पैसा अर्न करूं, चाहे अपने फैमिली के लिए कुछ एक इन्वॉल्वमेंट अर्न करूं, कुछ भी हो। तो मैंने ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया था। उसके लिए मैं सदर मार्केट जाया करती थी, रुई मंडी है दिल्ली में, 10 किलो का झोला कंधे पे टांग के लाया करती थी घर पे, और उसे इंस्टाग्राम पे फोटोज़ वगैरह डाल के सेल करती थी। धीरे धीरे उसी के वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे डालना चालू करे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि यार, तुम जब ज्वेलरी के वीडियोस बना के यूट्यूब पे डाल रही हो तो तुम अपने वीडियोस क्यों नहीं बनाती। उस समय मेरे दिमाग में ज़्यादा कुछ था नहीं कि मतलब कैसे स्टार्ट करूं, क्या करूं, क्योंकि कोई विज़न नहीं था उस टाइम पे। बस शुरू किया। कुछ समय के बाद 4 मई 2019 को मैंने शुरू किया था, डेट याद है मुझे उस समय मैंने मतलब फर्स्ट वीडियो लाइव करा था, बहुत ही बेकार सा वीडियो है एकदम। एक ट्यूब लाइट में शूट करा था, कोई लाइट नहीं थी, छोटा सा मोबाइल था सैमसंग एसेट, उसी से हस्बैंड ने ऐसे मोबाइल हाथ में लेके और ऐसे ऐसे करके शूट करा था। बहुत ही वियर्ड सा वीडियो, अभी भी है मेरे चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हो। तो वो वीडियो, वहाँ से फिर इस चैनल की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुझे एक्चुअली साड़ियों का बहुत शौक था हमेशा से, शुरू से। तो साड़ियों पे ही मैंने काम किया, साड़ियों से ही वीडियो शुरू करा। थोड़ा सा फैशन इंडस्ट्री, थोड़ा सा मेकअप, सब कुछ सीखना पड़ता है जब आप फैशन इंडस्ट्री में आ रहे हो। तो आपको ब्यूटी भी आना चाहिए, आपको स्टाइलिंग भी आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में लेके चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी, और आज की डेट में मैं साड़ी स्टाइलिस्ट के नाम से जानी जाती हूँ, साड़ी क्वीन के नाम से जानी जाती हूँ। लोग साड़ी के नाम से ही मुझे पहचानते हैं। राइट। बीच में ना आपने बात की थी, बीच में आपने बात की थी एजेंसीज़ के बारे में या फिर कोलैबोरेशंस के बारे में। तो मैं थोड़ा सा ना आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आजकल पता है क्या होता है कि हर चीज़ के लिए ना एक एजेंसी है, लाइक वो आपको कोलैबोरेशंस ला के देगी, वो आपके जितने भी डील्स हैं उन सबको हैंडल करेगी। तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ ये इंडस्ट्रीज़ कैसे काम करती है और क्रिएटर को कितना बेनिफिट होता है इनसे।
देखिए एजेंसियां पहले जो काम कर रही थी ना वो थोड़ा सा तो अच्छा था, बट धीरे धीरे आज की डेट में एजेंसी बिजनेस बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि अकेले काम करना ज़्यादा अच्छा है जब तक आपको एक अच्छी एजेंसी नहीं मिल जाती। एजेंसी का काम क्या है, वो आपके बिहाफ पे ब्रांड से बात करते हैं। आप यदि किसी कोलैबोरेशन को जस्ट सपोज 10,000 में लॉक कर रहे हैं तो वो आपको 15 में लॉक करा पाएंगे, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है इस चीज़ की बात करने की, उन्हें लॉक कराने की। तो आपसे हाईएस्ट करेंगे, और आपसे जो भी परसेंटेज हो उनका 10 से 30 के बीच में कोई भी परसेंटेज वो अपने पास रख सकते हैं। वो आपके साथ जो डील होगी उस हिसाब से होता है, तो उस कोलैबोरेशन का वो पैसा कमीशन जो होता है वो अपने पास रखते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। लेकिन इसमें देखिए फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। मेरे केस में तो मुझे नुकसान हुआ है, बट बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है, क्योंकि एजेंसियां बहुत सारे क्रिएटर्स को ऊपर लेके भी जाती हैं। वो बड़े बड़े ब्रांड्स कोलैबोरेशन लाती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स दिलाती हैं, जिससे कि विजिबिलिटी बढ़ती है। इवेंट्स वगैरह अटेंड करने से विजिबिलिटी बढ़ती है। तो वो चीज़ें जब ब्रांड एजेंसी दिलाती है क्रिएटर को, तो उससे अच्छा होता है। एजेंसी यदि चाह रही है किसी को ऊपर बढ़ाना तो बढ़ा ले जाएगी। यदि वो आप पे ध्यान नहीं दे रही है तो आप नाक घिसते रह जाओ, कुछ नहीं होने वाला उस एजेंसी में आपके पास। तो बेटर होगा कि आप अकेले काम कर लो, यदि एजेंसी पर्टिकुलर आपके साथ काम नहीं कर रही तो। मेरा तो बस यही मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। आजकल पता है क्या हो रहा है, मैंने सुना है अपने कुछ दोस्तों से, क्रिएटर दोस्तों से, जो पहले ना इंडिविजुअली काम कर रहे थे, बहुत अच्छा चल रहा था, फिर उन्हें पता लगा एजेंसीज के बारे में, उनके साथ कोलैबोरेट किया, और अभी उनका चैनल पहले के कंपैरिजन में डाउन है। तो इसका आपके हिसाब से रीज़न क्या होता है? क्योंकि जितना मैंने सुना है ना, मैं समझ पाया हूँ कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक तो मतलब इंडिपेंडेंसी नहीं होती है, क्या कंटेंट पोस्ट करना है, कैसे पोस्ट करना है, या फिर बहुत ज़्यादा बंध जाते हैं कि इस टाइम पे कंटेंट आना ही आना चाहिए। मतलब काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो एक क्रिएटर के ऊपर लग जाती है। जितना समझ में आ रहा है, ये या तो गलत एजेंसी चूज़ कर ली या गलत डील ले ली। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी एजेंसियां डील करी हैं, जितने एजेंसीज के साथ मैंने काम करा है, कहीं भी मैंने अपने कंटेंट राइट्स किसी को नहीं दिए। आई मीन कि मतलब उनका कोई राइट्स नहीं बनता कि मैं कब चीज़ें पोस्ट करूं, क्या करूं, कैसे करूं। मतलब इस तरीके का मैंने कभी नहीं करा, क्योंकि मेरे चैनल को, मेरी ऑडियंस को मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और ब्रांड को क्या चाहिए, बस वो एजेंसी को बताना है, ब्रांड प्रोस्पेक्टिव। लेकिन ब्रांड को ये चीज़ समझनी चाहिए, ये मेरा एक्चुअली सबके लिए मैसेज है। यदि कोई ब्रांड से भी यदि कोई इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो उन्हें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपको क्रिएटर को फ्रीडम देनी चाहिए कंटेंट क्रिएट करने का, रिलेटेबल कंटेंट। क्योंकि ब्रांड जब आता है तो कहता है हमसे ये सिनेमैटिक डाल दो, ये डाल दो, ये नहीं बोला, वो नाम नहीं बोला, जो कि लोगों को उस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। यदि आप जस्ट सपोज़ आप एक हेयर स्ट्रेटनर का रिव्यू कर रहे हैं, वो कितना आरपीएम घुमा रहा है, उसकी मोटर कितनी लगी है, उसमें क्या है क्या नहीं है, नॉर्मली एक नॉर्मल जनता को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये चीज़ बोलो या ना बोलो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। उन्हें सिर्फ ये जानना है कि स्ट्रेट कैसा कर रहा है, कितनी देर इसका स्ट्रेट टिकता है, क्या बाल बर्न तो नहीं होते हैं, इसकी लाइफ कितनी है, वारंटी क्या मिल रही है। मतलब उसे ये पॉइंटर्स जानने हैं, उसे बाकी पॉइंटर्स से लेना देना नहीं है। लेकिन ब्रांड्स का फोकस होता है कि नहीं, हम वीडियो बनवा रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, तो हम ये सब पॉइंट्स बुलवाएंगे। और उस बुलवाने के चक्कर में वीडियो बड़ा होता है, और बड़े होने के चक्कर में वीडियो चलता नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा है जो ब्रांड के लिए मेरा मैसेज है। ओके, सो एजेंसी से ना हमें बेनिफिट है, बट थोड़ी सी इसके डार्क साइड भी है। यानी कि हमें समझना पड़ेगा कि जो भी जिस भी पर्सन से हम बात कर रहे हैं वो क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन बता रहा है, हाँ। उसमें उसका कितना फ़ायदा और कितना मैं उसमें से फ़ायदा ले सकता हूँ। बेसिकली नेटवर्किंग हमें देखनी होती है। हाँ। इसके अलावा ना मैं इतना समझता हूँ कि हर सेक्टर का ना अपनी एक डार्क साइड होती है। ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले मैं क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझूंगा कि जो भी कोलैबोरेशंस आते हैं, जो भी एजेंसीज हैं, एक क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से डार्क साइड क्या होती है? एक्चुअली ब्रांड के साइड, जैसे एक क्रिएटर पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रांड साइड देखा जाए ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी को नहीं पता है। मतलब बहुत कम लोग हैं इस चीज़ को जान रहे हैं। जैसे एक मेन तो है हमारा पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स सबको कंटेंट चाहिए 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर, किसी किसी को तो 2 ही दिन के अंदर चाहिए कंटेंट।
मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट करते हैं, सर पे चढ़ के बिल्कुल बोलते हैं कि भाई कंटेंट चाहिए, मल्टीपल चेंजेस, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल टेक्स, मतलब इतना ज़्यादा परेशान करेंगे आपको वीडियोस के लिए। स्टिल हम क्रिएटर्स हैं तो हम करके उस चीज़ों को देते हैं, लेकिन जब बात आती है पेमेंट्स की तो पेमेंट्स के लिए हम उनके पीछे नाचते रहते हैं, बट वो पेमेंट टाइम से देते नहीं है। पेमेंट टर्म्स क्रॉस हो जाती है। मेरे खुद के साथ हुआ है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहती, बट जिस पेमेंट को 30 डेज़ के अंदर होना था वो पेमेंट्स मुझे 9 महीने के बाद मिली है। 9 महीने? हाँ, और छोटा अमाउंट नहीं था, शायद मैं छोड़ भी देती, छोटा अमाउंट होता तो अच्छा खासा अमाउंट था, इस वजह से मैंने उसे छोड़ा भी नहीं और मैं उनके पीछे लगी रही, तो मुझे 9 महीने के बाद पेमेंट मिली। इतना परेशान। और अभी तो आपको यदि पता हो तो एक्सनारा वाला स्कैम हुआ ही है। राइट। बाहर का, सिंगापुर की कंपनी थी, यहाँ आके मुझे नहीं आइडिया, नंबर्स का मुझे आइडिया नहीं है, शायद 20 करोड़ के आसपास का स्कैम इन लोगों ने किया, मुझे अच्छे से बिल्कुल नहीं याद है नंबर्स को लेके। यदि कोई मुझे क्लेम करता है तो नंबर्स आप क्रॉस चेक कर सकते हो, बट उन्होंने काफ़ी बड़े अमाउंट का स्कैम किया। बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ उन्होंने कैंपेन किया है। एजेंसी ने वो कैंपेन रन करा है, 90 डेज पेमेंट टर्म्स बता के हम लोग के साथ, सबके साथ कैंपेन करा, और अभी उस एजेंसियां तो सब हाथ खड़े कर दिए कि हमें नहीं पता, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप डायरेक्ट देखो। तो वो सिंगापुर की कंपनी, अब हम उन्हें रीच भी नहीं कर सकते और कुछ नहीं हो रहा, और हमारे पैसे डूब चुके हैं। लोगों ने बहुत महंगे महंगे कैंपेन करे इनके साथ, जो लोग 20 से 30 हज़ार में काम करते होंगे उन्हें कॉमर्शियल 40-40 हज़ार तक मिले हैं। तो मतलब जिनके रेगुलर कॉमर्शियल से ज़्यादा कॉमर्शियल मिले हैं, बट पेमेंट का कोई पता नहीं है। यानी कि ऑन पेपर्स तो आपको अच्छी खासी अमाउंट मिली है, बट हाथ में किसी कुछ नहीं आया, वो भाग गई कंपनी, बाहर की है, अभी तक कुछ पता नहीं है। और मैं भी खुद मेल पे रीच कर रही हूँ, मेरे पास सिंगापुर से रिप्लाई भी आया हुआ था उनके मेल का कि आप 90 डेज़ रुकिए। मैंने 90 डेज़ रुक के उन्हें मेल करा, बट अभी कोई रिवर्ट नहीं है उनकी तरफ से। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी मार्केट में। राइट। लेकिन मुझे क्या लगता है कि डेफिनेटली जो एजेंसीज होती हैं, हाँ, उनके, अच्छा आप बताओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास चैलेंज क्या है कि वो इतना लेट पेमेंट दे रहे हैं? 90 डेज एक बहुत बड़ा टाइम होता है, जो कि आप बता रही, जो कि एवरेज है। मुझे क्या लगता है तुरंत हुआ है, विद इन अ वीक या 3 to 5 डेज में आ जानी पेमेंट। हाँ, आपने शूट कर दिया, ठीक है। देखिए, एक क्रिएटर के पास पेशेंस बहुत होता है, वो बहुत आराम से, यदि किसी ने 7 डेज पेमेंट बोली है ना, तो उसके पास इतना पेशेंस है कि वो 30 डेज भी वेट कर लेगा वो। लेकिन अब इससे जब सर से ऊपर पानी जाता है ना, तब उसको दिमाग ख़राब होता है। मेरे साथ भी यही सेम चीज़ होती है कि जब मुझे 10 डेज़ बोला गया, मैं 20 डेज़ वेट कर लूँगी, मैं 25 डेज़ वेट कर लूँगी, चलो तुमने कहा कि चलो ठीक है मैं कर रहा हूँ, मैं 30 डेज़ वेट कर लूँगी। लेकिन अब इसके बाद अब मेरे भी एक्सपेंसेस है ना, मुझे भी अपनी एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, मुझे अपने बिल्स पे करना है, मुझे रेंट पे करना है, मुझे सारी चीज़ें मुझे भी हैंडल करनी है। तो ये ब्रांड जिस चीज़ को इतना डिले करता है, आई डोंट नो उस पैसे को उतना टाइम वो रख के क्या करता है, उसका बैठ के मतलब ब्याज खाता है, क्या करता है, मुझे लिटरली नहीं पता जो का पार्ट। बट पेमेंट टाइम से होनी चाहिए। बहुत दिक्कत होती है इन चीज़ों को लेके, ब्रांड क्यों करता है इस चीज़ का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये तो है, क्योंकि आजकल पता है क्या हो रहा है कि क्रिएटर्स ना बहुत आ रहे हैं। हाँ, राइट। और क्रिएटर्स ना बहुत जल्दी क्रिएशन को फुल टाइम बना लेते हैं, बहुत ही जल्दी। हाँ, आपको पता है, मुझे पता है, और काफ़ी सारे लोगों को पता है जो अच्छा कर रहे हैं कि फुल टाइम तुरंत नहीं हो सकता है, इट टेक्स टाइम। लेकिन जो लोग मतलब डे वन से परफेक्शन चाहते हैं, डे वन से चाहते हैं कि भाई मैं फुल टाइम करूँगा सब कुछ, तो उनके लिए ये सब जो स्कैम हो रहे हैं ना, वो ज़्यादा बनते हैं। एग्जैक्टली। एक्चुअली कंटेंट क्रिएशन जो है ना, जितने लोग, मतलब मैं बताऊं तो मेरे घर जो हाउस हेल्पर है, शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर। वो उसने भी वीडियो चालू कर दिया आपको देख के। हाँ मतलब ठीक है, वो अपने तरीके के लिपसिंग कंटेंट बना रही है, ठीक है। मैं भी कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करती, उसका मन है बनाने का वो बनाए, उसको गाइड ही कर देती हूँ अपनी तरफ से कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, इन चीज़ों में तुम्हें आगे चल के थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है। बट लिपसिंग कंटेंट में देखो आगे चल के इतना फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतने लोग हैं इसमें, इतने लोग हैं, किसी कोई गिनती नहीं है। और कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम बनाने में ना हमेशा टाइम देना चाहिए। आप पहले देखो कि आपको आपके कंटेंट क्रिएशन की लाइन से आपको पैसे आ रहे हैं, आप सस्टेन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। लोग कंटेंट क्रिएशन में घुस जाते हैं, काम करें,
पैसे नहीं मिल रहे, अब बैटिंग ऐप प्रमोट करना शुरू करेंगे। अब बैटिंग ऐप पे तो क्या कहते हैं, अब रिस्ट्रिक्शंस भी आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस तरीके की चीज़ और इलीगल चीज़ें प्रमोट करना शुरू करेंगे। इससे क्या है, आप अपनी ऑडियंस का ट्रस्ट खो देते हो। मेरा तो मानना है, मुझे बैटिंग ऐप के लाखों रुपए मिलते हैं, बट मैं नहीं करती। मुझे पता है मेरी ऑडियंस का पैसा लूज़ होगा, राइट। मैं क्यों करूँगी उस चीज़ को प्रमोट। बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे अभी इस बात से, क्योंकि बहुत सारे लोग बैटिंग ऐप प्रमोट करते हैं। बट ठीक है, ये मेरी थॉट्स हैं, मुझे नहीं करना, मुझे अपनी ऑडियंस का कभी गलत नहीं करना, कुछ भी हो जाए। एक बार मैं वो सामान प्रमोट कर सकती हूँ जो सामान सस्ता है, हो सकता है वो जो क्लेम कर रहा है 80% काम करने का, हो सकता है वो 50% काम करे। एक बार वो चीज़ प्रमोट की जा सकती है, क्योंकि उसमें सामने वाले बंदे का कोई मेजर नुकसान नहीं होने वाला। बट बैटिंग्स है और जो लोग ये कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट का प्रमोशन कर रहे हैं, उसमें लोगों के बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मेरा मानना है ना कि इन्फ्लुएंसर को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। इन्फ्लुएंसर होना सिर्फ ऐसे इन्फ्लुएंसर होना नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इतनी सारी ऑडियंस जो आपको फॉलो कर रही है ना, उसका ट्रस्ट है आपके पास। राइट। यदि आप उसे नहीं वो कर रहे हो, वैल्यू नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने पैसे कमाने के लिए, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक कैंपेन देखा था मैंने, ये पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन से, कांग्रेस पार्टी का था। मैंने देखा वो बंदे ने रील डाल रखी थी और रील के पिन कमेंट में पिन कर रखा था, आई डोंट लाइक राहुल गांधी, आई विल डिलीट दिस रील आफ्टर, कि जब पेमेंट उसे मिल जाएगा। मैंने सोच के मेरे तोते उड़ गए सीरियसली। मैंने, तुम्हारी ऑडियंस को लेके कोई वो नहीं है, मतलब तुम ये चीज़ लिख रहे हो और पैसे के लिए ये काम कर रहे हो। ये वो एक अच्छा रेपुटेटेड क्रिएटर था, मैं क्रिएटर का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये चीज़ करी तो मुझे बहुत ही वियर्ड लगा कि आप यदि ऑलरेडी इनफ अर्न कर रहे हो, क्या ज़रूरत है इस कैंपेन से अर्न करने की। मतलब ऑडियंस के भी तो है ना, एक आइडियोलॉजी के आगे आपको नहीं जाना चाहिए ना, कुछ उसूल होते हैं लोगों के, तो उसके आगे नहीं जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि जिस कोई प्रोडक्ट कह लो या यहाँ पे पार्टी की बात हो रही है, इस चीज़ को आप खुद सपोर्ट नहीं कर रहे, उसको कैसे प्रमोट कर और सिर्फ पैसे के लिए, चंद पैसों के लिए। हाँ, आप कुछ खुद यूज़ कर रहे हैं, खुद किसी चीज़ को अच्छा मानते हो तो आप करो, डेफिनेटली करो, भले ही वो चीज़ बुरी है, लेकिन आप वो खुद कर रहे हो, इसलिए आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो। एग्जैक्टली वही चीज़ है। इसीलिए मुझे वो पिन कमेंट देख के मुझे शौक लगा कि मैंने कहा कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। मतलब क्रिएटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म है यहाँ पे, तो आप अपनी ऑडियंस को लेके बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आपको क्या चीज़ करनी चाहिए शेयर। आप पैसे के लिए मतलब कुछ भी कर दोगे, आप अपने ऑडियंस का मतलब नुकसान करा सकते हो और उनका बेवकूफ़ बना सकते हो। ये सारी चीज़ें भाई हैं मार्केट चल रही हैं लोग। वही चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ही कंटेंट आप ले लो, पॉडकास्ट बनाता हूँ मैं, तो मेरा अगर आप देखोगे तो मेजरली जो वीडियोस है ना वो हॉरर कैटेगरी में है, डार्क कैटेगरी में है। राइट। इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये नहीं कि गेस्ट मेरे को बहुत अच्छा पैसा दे रहे हैं या बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे को पता है कि मेरी ऑडियंस देखती वही है, मैं इसलिए डाल रहा हूँ। उससे किसी का नुकसान नहीं है ना, सबको थ्रिल मिलता है बेसिकली। तो ऐसा ही होता है। एक चीज़ और होती है ना कि यहाँ से भी ना मुझे ना एक चीज़ पता लगी और कंफर्म हो गई है कि जो क्रिएटर्स की लाइफ होती है ना, सभी की नहीं बट ज़्यादातर लोगों की वो फेक होती है। जो कैमरा पे दिखता है, रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। अब आप उनका देख लो ना, यदि आपको याद हो, सचदेवा करके थे ना दो कपल, जिन्होंने शादी हुई थी, फिर उसके बाद डिवोर्स हुआ, फिर कितने सारे वीडियोस आए, इधर से क्लेम हो रहे हैं कि ये हो रहा था, ये हमें पीटते हैं, ये हमें मारते हैं, मतलब बहुत सारे क्लेम्स थे। ऑनलाइन ही है, मैं क्या बोलूँ, आप लोग खुद ही सर्च करके देख सकते हो सारी चीज़ें। और उसके बाद ये भी बोला जाता था कि मैं तो बोलता था उसको कि व्लॉग के लिए आ जाओ, थोड़ा सा मम्मी के साथ खड़ी हो जाओ, थोड़ा सा बना लो, मैं व्लॉग के लिए बना लूँ। मतलब वो चीज़ खुद बोली है। अब जो चीज़ खुद सामने वाला यूट्यूबर खुद ही अपने मुंह से ही एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज़ को मैं क्या बोलूँ। अब जब वो मुंह से एक्सेप्ट कर रहा है, तब आप सोचो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। एक्सेप्ट करने की तो कंडीशन आएगी तब कोई बोलेगा ना, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो व्लॉग्स के लिए बहुत फेक लाइफ दिखा रहे हैं, फेक चीज़ें चलती हैं, है बहुत। ऑथेंटिक लोग बहुत कम मिलेंगे। जैसे आई लव फ्लाइंग बीस्ट, मुझे उनके व्लॉग्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगता है कि वो रियल लाइफ पे चल रहे हैं, क्योंकि उनका कभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें रिलेटेबल लगती हैं कि भाई वो वीडियो बना रहा है, बिस्तर नहीं सही है तो नहीं सही है,
है, वही मेरे घर में भी यही होता है। उनकी बिल्ली वहाँ बैठी है तो वहीं बैठी है, पता है, वो घर में ऐसे होता है। कहते हैं पेट का सामान यदि यहाँ है तो यहाँ है, बच्चे का सामान वहाँ है तो वहाँ है। बच्चे को वो क्या ज्ञान दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखती हैं उसमें, और उन बच्चों के नेचर में भी वो चीज़ दिखती है। तो इन चीज़ों से पता चलता है कि सामने वाला बंदा कोई फेक नहीं कर रहा, और बहुत सारी चीज़ों से पता भी चल जाता है कि कौन सा बंदा क्या फेक कर रहा है। क्योंकि 2 दिन पहले आप कुछ और बोल रहे थे, अपने 2 महीने पहले वाले व्लॉग में आप कुछ और बोल रहे थे, आज वाले व्लॉग में आप कुछ और बोल रहे हो। समझ में आ जाता है, रेगुलर व्यूअर इस चीज़ को कैच कर लेता है। अंधभक्ति की बात नहीं कर सकते। राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि जो फेक लाइफ है ना, ये बहुत ही हार्मफुल है, खासकर जो अभी जो जनरेशन चल रही है उसके लिए। क्योंकि लोग, पता है क्या है, देखो हमारे टाइम में क्या होता था, मतलब हमारे टाइम तो मेरा अभी भी है, मैं भी अभी यंग ही हूँ, 21-22 साल कोई एज नहीं होती है, बट स्टिल मैं कहूँगा कि हम क्या करते थे ना, देखो हम पढ़ाई में जब स्कूल में थे ना तो पढ़ाई में भी अच्छे थे। हाँ। बट आजकल क्या हो रहा है, लोग जो क्रिएशन हो रहे हैं ना, क्रिएटर्स वगैरह, लोग इनसे ना बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। हाँ। और हर कोई क्रिएटर बनना चाह रहा है, और वो देखते हैं वो लाइफ जो उनको दिखाई जाती है, वो सोचते हैं यार ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सुपर कार्स होंगी, सुपर बाइक्स होंगी, इतना पैसा होगा, मौज मारेंगे, अरे भाई घूमने को मिलेगा। एक्चुअली ऐसा है नहीं, जो चीज़ें लोग दिखा रहे हैं ना कि सुपर बाइक्स ले रहे हैं, सुपर कार्स ले रहे हैं, करोड़ों का बंगला बना लिया है, ये कर लिया, वो कर लिया, एक्चुअली वो चीज़ वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। वो उस चीज़ को किस तरीके से लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में वो आपको नहीं पता। वो लाते हैं कार्स, लाते हैं, चलाते हैं कुछ महीने, फिर कुछ महीने के बाद ही कार्स बदल जाती है। आपको पता है कि वो कार्स कैसे आई है, आपको पता है लीज पे आई है, किस तरीके से, बहुत सारे तरीके होते हैं बाहर से भी कार मंगवाने के। यदि लोग गूगल करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। बाहर से कार्स आती हैं, आप 6 मंथ्स के लिए लेके आ सकते हो, कुछ टर्म्स हैं उनके, उनको चला के आप फिर वापस कर सकते हो, और उसका कुछ अमाउंट होता है, ऐसा नहीं विदाउट अमाउंट नहीं आती है, बट आपको उस कार की वो जो वर्थ रुपीज़ है वो वर्थ रुपीज़ से बहुत कम होती है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे कार्स आती हैं। हाँ, एक चीज़ और मुझे याद है, आई थिंक 1 साल पहले की बात है। हाँ। एक क्रिएटर हैं, हाँ। उन्होंने ना एक सुपर कार खरीदी थी। ओके। आई थिंक 60-70 लैक्स की उन्होंने बताया था, इतनी होगी। लेट अस से कि वो 50 लाख की है। तो उन्होंने उसकी इतनी वीडियोस डाली हैं कि उतनी अमाउंट उन्होंने रिसीव कर ली होगी लगभग, क्योंकि उनका सब्सक्रिप्शन बेस बहुत ज़्यादा था, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं उनके चैनल पे, सब्सक्राइबर बेस बहुत तगड़ा है। तो डेफिनेटली इतनी वीडियो डाली, इतने मतलब कंटेंट डाला उनके बारे में, तो उनको हो गया वसूल। वो कुछ दिन बाद उसको वापस से दे देंगे, जहाँ से भी लाएं, या बेच देंगे ऐसा करेंगे। एक्चुअली मोस्टली लोग क्या करते हैं, सेकंड हैंड खरीदते हैं। मोस्टली जितने बड़े क्रिएटर्स हैं, मैं किसी को क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ जितना मुझे यहाँ पे हम उन लोगों की बात करें जो फेक लाइफ प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, फेक लाइफ प्रमोट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है, और इस फेक लाइफ से इन्फ्लुएंस होकर लोग इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सोच रहे हैं हम भी ये चीज़, इस तरीके की लेविश लाइफ हम भी जी सकते हैं। बट वो चीज़ जो आपको दिखाई जा रही है वो चीज़ वैसी है नहीं एग्जैक्टली। यदि आपको सही लोग को देखना है तो आप लोग देख पाओगे, बहुत सारे सही लोग भी हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है, लेकिन इस तरीके से दिखाने वाले लोग भी बहुत है। ये दिखाते हैं कि हमने ये ले लिया, इतने लाख का बैग ले लिया, इतने का ये ले लिया, उतने का वो ले लिया, बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे क्या कहते हैं टेक की इंडस्ट्री हो, चाहे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के क्रिएटर्स हों, सब यही कर रहे हैं, दिखाते बहुत ज़्यादा हैं। अब बस ये मान के चलो जितना दिखाया जा रहा है ना, उससे कहीं 60% ही वो है एक्चुअली में, वो जो 40% दिखाया जा रहा है वो बढ़ा के दिखाया जा रहा है, ये चीज़ है। मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए ना, कि जो भी लोग किसी भी क्रिएटर को फॉलो कर रहे हैं, कि वो उनके इंस्पिरेशन है लेटेस्ट से, तो आई थिंक उनको ना उनकी लाइफ ना एकदम जीरो पे कैसी थी वो सब चीज़ें देखनी चाहिए। एग्जैक्टली, जीरो से, राइट। उनको पता लग जाएगा कि ये बंदा यार सही में ग्रो हुआ है, हाँ, इसको मैं फॉलो करूँगा। और ये भी पता लग जाए जिस कंटेंट से उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या वो कंटेंट आज काम करेगा। एग्जैक्टली, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ट्रेंड बहुत मैटर करता है। समय, जैसे आप आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो ना, क्या आप 4 साल पहले जो पैंट का स्टाइल पहनते थे, क्या आज आप उसे पहनते हो? नहीं। 4 साल बाद ट्रेंड बदल गया, स्टाइल बदल गया। तो इसी तरीके से कंटेंट का भी स्टाइल बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। अब आज की डेट में फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। पहले जो कंटेंट चला करते थे, एक विंग आईलाइनर भी लगाना सिखा दे कोई तो वीडियो चल जाता था।
लेकिन आज की डेट में वो चीज़ नहीं है। आज की डेट में बहुत इम्प्रूव हो चुका है, कंटेंट बहुत आगे आ चुका है, बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स भी हैं इस लाइन में जो बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहे हैं। तो चीज़ें समय के साथ बदलती हैं और आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बदलोगे, आप यदि ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर हो, तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप पीछे छूट जाओगे और आप आउटडेटेड हो जाओगे। आपको अप टू डेट रहना है तो आपको ट्रेंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। या तो आपकी एक अलग से कोई आइडियोलॉजी हो जिस पे आप काम कर रहे हो और वो यूनिक हो, तो अलग बात है। लेकिन यदि आप ऐसे फ्लो में चल रहे हो तो फ्लो के हिसाब से भी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी न्यू चीज़ें। करेक्ट। आपके साथ कभी स्कैम हुआ है? किस सेंस में? इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, लाइक आप फैशन इंडस्ट्री में है ना, तो किसी कुछ आपने मंगाया हो वो गलत आ गया हो, या पेमेंट का इशू तो आपने बता दिया, मैं स्कैम की बात कर रहा हूँ। आपने एक्सपेक्ट किया हो कि कुछ और लेकिन मिला कुछ और, या फिर लॉन्ग टर्म में नुकसान हुआ हो? होता है ये। मीशो पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, ये सबसे ज़्यादा मीशो पे ही चला है और मोस्टली डिलीवरीज में ही हो रहा था। जो डिलीवरी करने आते थे वो क्या करते थे, अंदर से अच्छा कपड़ा निकाल के और पैकेट बदल के वो आपको डिलीवर कर देते, फटा पुराना अंदर एकदम कतरन भरा हुआ कपड़ा हमें दे देते थे, वो चीज़ डिलीवर होती थी। अब इस चीज़ को मीशो भी क्लेम नहीं करता था पहले, लेकिन जैसे समय मैंने देखा है, मीशो के साथ मैं बहुत समय से थी, मैंने आपको पहले बताया, तो अब मैंने देखा है कि अब इस तरीके की एक्टिविटी होती है तो मीशो अब काम करता है। लेकिन पिछले 2 साल उसने बिल्कुल काम नहीं किया इन चीज़ों पे। मतलब आपका पैसा डूबा, मतलब गया, वो गया, आपका कोई रिफंड नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब है मीशो इमीडिएट आप कंप्लेन वगैरह करो तो आपको रिटर्न आ जाता है, रिफंड आ जाता है। ये सारी चीज़ें। राइट। अभी ना कुछ दिन पहले एक क्रिएटर्स इवेंट हुआ था। हाँ, आप गए थे उसमें? हाँ, एक्चुअली 2 क्रिएटर इवेंट्स हुए हैं। एक तो हमारा नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो भाई मोदी जी ने किया, भाई उसके लिए तो मैं तालियां बजाऊंगी कि जिस चीज़ों को कभी भी परिवार की तरफ से नहीं दी गई ना महत्व, आज तक आप भी क्रिएटर हैं, आपको भी पता है कि आपके फादर मदर ने कभी नहीं वैल्यू करा होगा इस चीज़ को कि भैया ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आता है उनको। मैं तो मैरिड हूँ, मेरे लिए तो चैलेंजेस और ज़्यादा थे कि सास ससुर को समझाना कि भाई कंटेंट क्रिएशन और अपनी जॉब छोड़ देना, फिर कि भैया वेल सेटल अच्छी खासी लाखों की सैलरी आ रही है, मैं क्यों छोड़ रही हूँ इसे, और इधर जरा सी सैलरी के लिए, मैं सैलरी भी नहीं है, फिक्स्ड इनकम भी नहीं है इधर, और मैं इसे छोड़ के इधर आ रही हूँ। तो ये चीज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन आज उनको जवाब मिल गया है। आज जब एक जो अवार्ड, भले हम मेरे हाथ में अवार्ड नहीं है, बट हमारे जैसा ही कोई अवार्ड पाया है, राइट, वो इतना ही काफ़ी है, इतना ही देखने के लिए काफ़ी है, यही बताने के लिए काफ़ी है कि हमारा काम जो है वो काम है जिसमें स्क्रिप्टिंग हम खुद करते हैं, वीडियोग्राफर भी हम ही हैं, एडिटर भी हम ही हैं, सब कुछ हम ही है, चेंज भी हमें ही करना है, सब कुछ एवरीथिंग जो भी करना है सब कुछ हम अकेले कर रहे हैं। मतलब 1 मैन आर्मी अकेले कर रहे हैं हम। तो आज जब ये रिकग्नाइजेशन मिला है ना हमारे काम को, तो अब मुझे नहीं लगता किसी को कहने की ज़रूरत है कि कंटेंट क्रिएशन क्या है, अब सबको जवाब मिल गया है। एंड दूसरा तो क्रिएटर यूनाइटेड हुआ था हमारा मुंबई में, जहाँ काफ़ी क्रिएटर्स आए थे। तो वो तो एक प्राइवेट था, एक एशिया का बहुत बड़ा, एक जैसे फिल्म फेयर होता है उसका एक छोटा पैकेज आप समझ सकते हो। काफ़ी बड़ा इवेंट था, बहुत अच्छा इवेंट था, काफ़ी सारे लोग भी आए थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा मिसमैनेजमेंट था वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी क्रिएटर्स पहुँचे नहीं थे और चीज़ों को लेके भी कहीं थोड़ा बहुत मुझे ऊंच नीच लगी। शायद मुंबई, ये एक्चुअली दूसरा इवेंट था क्रिएटर का, एक गोवा में हो चुका था इवेंट क्रिएटर यूनाइटेड का, ये 2.0 था, बट स्टिल मुझे थोड़ा बहुत लगा मिसमैनेजमेंट। लाइक मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मैंने तो जो सोच के गई थी मैंने वो चीज़ पहनी, रेड कारपेट पे वॉक किया, और भाई मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। लाइक मतलब मुझे कोई कंप्लेन नहीं है इस मतलब इवेंट से, मैं बहुत हैप्पी हूँ। लोग कहते हैं कि इन इवेंट्स के ना नॉमिनेशंस खरीदे जाते हैं, अवार्ड्स तक खरीदे जाते हैं, सुना है मैंने ऐसा। हाँ मतलब है, ऐसा नहीं है, मतलब ये नहीं है। मैं एग्जैक्टली इन इवेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बाकी और इवेंट्स होते हैं। जैसा फिल्म फेयर की बात कर लो तो उसको तो बहुत सारे लोगों ने, कंगना रनावत ने बोल रखा है कि ये क्या कहते हैं बिका हुआ है, कहते हैं अवार्ड बिकते हैं, होता है। अक्षय कुमार उन्होंने तो क्या क्या बोला है, मतलब उन्होंने तो साफ बोला कि मेरे को पेमेंट दो, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। हाँ, उनका यही डायलॉग था, मुझे पैसे दो, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए।
कह रहे हम आपको अवार्ड दे देंगे कि नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें जो आप जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो चीज़ें देख रहे हो, वो ही चीज़ें धीरे 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 ये इस क्रिएटर इंडस्ट्री में आ रही हैं कि ये नॉमिनेशंस के लिए पैसे दे के नॉमिनेट कराना। और मतलब देखो, मैं सबको नहीं क्लेम कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, कौन ऑथेंटिक है कौन ऑथेंटिक नहीं है, बट बहुत सारे जो क्रिएटर टॉपर्स 100 टॉपर्स लिस्ट वगैरह निकलती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको पता है और बहुत सारे लोग समझ भी गए होंगे। तो वो सब लिस्ट में भी जो नाम आते हैं ना, वो सब भी खरीदे हुए होते हैं। तो मोस्टली चीज़ें खरीदी हुई हैं। अब बस यही चीज़ है, अब इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं तो लोग भी ऑफेंड हो जाएंगे। राइट। अच्छा, आपने ना अभी हम जब बाहर बैठे थे ना, आपने काफ़ी सारी बातें बताई हमें। जैसे आपने बताया कि यार ये जो नॉमिनेशंस होते हैं ना छोटे इवेंट्स के, 500 रुपये में, 700 में, 900 रुपये में, मेरे पास कम से कम 50 मेल्स पड़े हुए हैं जिसमें अलग अलग रेट के नॉमिनेशंस हैं। 500 रुपये से शुरू होके वो 50,000 तक के मेल्स पड़े हुए हैं, बट मुझे इस तरीके से कोई नॉमिनेशन नहीं करना है। आपको नहीं लगता ये सब बातें सबके सामने बोलने से आपके जो कंटेंट क्रिएशन है या फिर जो एजेंसीज के साथ में जो रिलेशन पे इम्पैक्ट आएगा? अब देखिए, ये मैं अपनी ऑडियंस के लिए बना रही हूँ, मेरी ऑडियंस को चीज़ें रियलिटी पता होनी चाहिए। और मैं आज जहाँ पे ये जो बैठी हूँ ना, या अपने जिस भी ओहदे पे हूँ आज हूँ, मैं अपनी ऑडियंस की वजह से हूँ। मैं किसी एजेंसी की वजह से नहीं हूँ, मैं किसी ब्रांड की वजह से नहीं हूँ, मैं सिर्फ ऑडियंस की वजह से हूँ। आज वो मुझे देख रही है, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, वो मुझे इनकरेज करती है, तो ही मैं आज यहाँ पे हूँ। यदि मैं उन्हें सही नॉलेज नहीं दे सकती, सही चीज़ मैं नहीं बता सकती, तो मैं किसके लिए लॉयल रही? मुझे किसी एक के लिए तो लॉयल होना ज़रूरी है ना, और जिसने मुझे आगे बढ़ाया मुझे उसके लिए लॉयल होना ज़्यादा अच्छा लगता है, ना कि ब्रांड तो आज आपको धोखा दे के चली जाएगी। एजेंसी को पैसा, एजेंसी के साथ आपका टर्म्स अच्छा नहीं हुआ, आपको आज के आज चली जाएगी, क्या कर लेंगे आप? तो आपके हिसाब से जो ज़्यादातर क्रिएटर्स हैं, स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली वो सब खुद ही मैनेज करते हैं, बट हाँ। एक बड़े लेवल पे जाने के बाद भी ना, जो सही क्रिएटर्स होते हैं, सही, अब मुझे नहीं पता मैं सही को इसमें क्या वर्ड यूज़ करूँ सही की जगह, लेकिन वो क्रिएटर्स होते हैं ना, वो आज भी शायद डायरेक्टली ही चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, ना कि किसी एजेंसी के थ्रू। देखिए, एजेंसी ये एक्चुअली सब्जेक्टिव है। सभी एजेंसियां एक जैसी नहीं है। वही जैसे मैंने बोला, और एक एजेंसी हर क्रिएटर के लिए अलग बिहेव करती है। जैसे मैंने बताया आपको कि एक एजेंसी यदि आपको आगे बढ़ाना चाहती है तो भाई वो टॉपर्स में आपको लाके खड़ा कर देगी। ये है, एजेंसी के पास दम होता है, बस ये है। लेकिन यदि वो नहीं चाहती और वो आपको नेगलेक्ट कर रही है, या वो आपको बहुत ही रफली ट्रीट कर रही है, या फिर आपके साथ बिल्कुल साधारण सा रिलेशन है उसका, तो आप एजेंसी के साथ रह के कहीं आगे नहीं जा सकते। या तो आपको एक्सक्लूसिवली इतने अच्छे से हैंडल करिए कि आपको आगे बढ़ाने के बारे में काम कर रही है, तो वो आपको कंटेंट आइडिया भी देगी, वो आपके साथ काम भी करेगी, वो आपके साथ फोटोग्राफर्स के साथ भी काम करेगी, वो हर चीज़ में आपके साथ लगी रहेगी, चाहे वो इवेंट एक्सेस हो, चाहे वो कहीं जाना हो, चाहे वो कहीं का फ़ोटोशूट हो, हर चीज़ में वो आपके साथ लगी रहेगी और आपको आगे बढ़ाएगी। लेकिन नहीं है तो फिर नहीं है, फिर वो कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपके कमीशंस ले रही है वहाँ पर, और कोई कुछ नहीं ले रही है वो। यानी कि तरीका हमें ये देखना चाहिए कि कितना सपोर्ट हमें एजेंसी कर रही है, एग्जैक्टली। पता लगेगा कि इट विल डेफिनेटली हेल्प अस और नॉट। और दूसरी चीज़ पता है क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो एजेंसीज है ना, जो हमारे पास डायरेक्टली कोलैबोरेशंस आते हैं, या फिर जो भी लोग हमें डायरेक्टली रीच आउट करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं, और एजेंसीज है ना उन लोगों को भी या उन क्लाइंट्स को भी दूसरों को बांट देती हैं। ये होता है ना, अब आप वो चीज़ होती है, क्योंकि जैसे आपके मेल्स पे बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं, अब वो आपके साथ यदि लॉक नहीं हुए, या आपको लगता है कि उनका बजट कम है, एजेंसी को लगा मतलब उसका बजट कम है, तो वो किसी और क्रिएटर को दे देगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारे क्रिएटर हैं ना, उसे तो मैनेज करना है। तो यदि आप रेडी भी हो कम में करने के लिए, आप चाहते हो कि चलो मेरा ये कॉमर्शियल है, मैं चलो 10% 20% कम करके इतने में भी काम कर लूँगा एजेंसी के, मतलब इस ब्रांड के साथ, लेकिन यदि वो एजेंसी के साथ है तो वो उधर चला जाता है, इधर उधर क्रिएटर, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, क्रिएटर के पास तो कोलैब नहीं आ रहा उसके मेल पे, बट आपने उसे ऑनबोर्ड करा हुआ है, तो आपको उसे भी कुछ देना है। तो इस तरीके से जो बंदर बांट होता है ना, वैसा वाला हिसाब होता है कि आपको कुछ ना कुछ सबको देना है, तो कुछ इसका लिया, कुछ उसका लिया, कुछ उसका लिया, ऐसे करके सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये वाला सीन हो रहा है।
बाकी कुछ एजेंसियां अच्छी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारी एजेंसी एक जैसे ही काम कर रही हैं, कुछ एजेंसी अच्छे तरीके से भी काम करती हैं, सच में वो काम करती हैं। मैंने अच्छी एजेंसी भी देखी है अपनी लाइफ में, बट हाँ कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, कुछ का अच्छा रहा, बस ये अलग अलग है हिसाब। लोगों को आप क्या कहना चाहोगे कि कितना पैसा है इस इंडस्ट्री में? पैसा तो देखिए है, बहुत है पैसा, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन डिपेंड करता है आप कितना पैसा इस इंडस्ट्री से निकाल सकते हैं। यदि आप अप टू डेट हैं, आप चीज़ें मैनेज करना जानते हैं, सब कुछ है, तो आप लाखों में पैसे निकाल सकते हैं महीने के। लेकिन लाखों का मतलब ये नहीं होता है कि लाखों आपकी जेब में रुक रहा है, राइट। वो लाखों इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आज मैं ये क्लेम करूं कि महीने का मैं 4-5 लाख रुपए कमाती हूं, तो वो 4-5 लाख में से मेरे पास सेविंग्स की तरफ कुछ नहीं जाता, क्योंकि वो रोटेट हो रहा है। मैंने आया पैसा, मैंने इक्विपमेंट में लगाया, मैंने अपने अपैरल्स में लगाया, उसके बाद मुझे सैलरी देनी है, मुझे रेंट देना है, मेरे पास पेट है, उसका खर्चा है। तो ये पूरा पैसा जो है ना, ये पूरा साइकिल रोटेट होता रहता है। तो सेविंग्स की तरफ कुछ नहीं जाता है, क्योंकि हमारा फोकस अभी इम्प्रूव करने पे है। चाहे वो कैमरा, आज आप एक कैमरा लेने जाओ, एक अच्छा क्वालिटी का कैमरा लेने जाओगे, 3 से 5 लाख का कैमरा आएगा। तो आपको इतने पैसे जब आपको डालने हैं, तो आप कैसे लोगे, कैसे करोगे मैनेज, वही सारी चीज़ है ना, तो ऐसे होता है। तो यानी कि डेफिनेटली अगर आप रेवेन्यू देखो तो काफ़ी अच्छा है, हाँ, बट खर्चे बहुत हैं। और खर्चे मतलब वो ऐसे हैं कि अगर आपको सच में एक अच्छा कंटेंट देना है, हाँ, तो खर्चे ज़रूरी हैं, क्योंकि हर कोई ना, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो भी हमें फॉलो कर रहे हैं ना, वो चाहते हैं हमें ग्रो होता हुआ देखना। Exactly. वो चाहते हैं, और उसके लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है, खर्चा हाँ, करना पड़ता है। आज की डेट में मेरे पास हर वो लेटेस्ट माइक है जो मार्केट में लॉन्च हुआ है नया, मतलब अभी वो माइक भी मेरे पास है जो अभी किसी के पास नहीं है, वो माइक भी आज मेरे पास है, क्योंकि हम इसीलिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हम अपने काम की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकें। राइट। हम स्पीड बढ़ा सकें। स्पीड अप करने के लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए पड़ेंगे, कंटेंट अच्छा करने के लिए हमें कैमरा क्वालिटी अच्छी करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट लगती चली जाती है, तो पूरा पैसा ऐसे ही रोटेट होता रहता है। इन सब चीज़ों के साथ साथ मैं एक पॉइंट खुद से इंक्लूड करना चाहती थी, शायद वो हमने इंक्लूड किया नहीं। एक ये था डार्केस्ट साइड ऑफ क्रिएटर, मतलब क्रिएटर साइड से, कि ये एक्चुअली ये जो इंडस्ट्री है कितनी सपोर्टिव है, किसी के लिए सपोर्टिव नहीं है, कैसी है, इन चीज़ों में मुझे एक्चुअली बात करनी थी। तो एक्चुअली क्या है ना, कि ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, जहाँ पे लोग इतने फेक दिखाएंगे आपको, इवेंट वगैरह में मिलेंगे आपसे, हाय हेलो, अरे वाओ, यू आर सो प्रिटी, योर कंटेंट इज़ सो प्रिटी, एंड घर जाने के बाद फॉलो नहीं करते लोग एक दूसरे को। मतलब वहाँ पे दिखाते हैं कि हाँ अरे श्योर आई विल फॉलो यू, आई जस्ट लव योर कंटेंट यार, ये बातें वो बातें, एंड उसके बाद वो फॉलो नहीं करते। अब इसमें ऐसे भी लोग कुछ ऐसे हैं जो आपकी चीज़ें देख के, जैसे किसी को आपकी माइक के बारे में कुछ जानना है कि आप ये माइक यूज़ कर रहे हो, आप कैसे यूज़ कर रहे हो, तो आपको यदि किसी से कोई चीज़ जाननी है, तो सबसे पहले तो आप उसे फॉलो करोगे, उससे बात करोगे, उससे दोस्ती करोगे, एक अपना जेस्चर पेश करोगे ना सामने, उसके बाद आप पूछोगे तो सही चीज़ लगती है। मतलब आप सिर्फ अपने काम के लिए सामने वाले बंदे से पूछ रहे हो चीज़ें, और उसके बाद से सामने वाले को हेल्प है तो भैया कट लो। मतलब ये तो वन वे नहीं है ना, ये तो 2 वे होता है। रिलेशन इज़ अ 2 वे ना, तुम आप रिस्पेक्ट करोगे तो इधर से रिस्पेक्ट मिलेगी, आप नहीं करोगे तो इधर से भी नहीं मिलेगी, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन तो दोनों ही लोग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, यही सारी चीज़ें इवेंट वगैरह में बहुत होती हैं। मतलब लोग ऐसे हैं जो मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे से बात करेंगे, लेकिन फिर आपके फॉलोअर्स वगैरह देख के ना आपको फॉलो करते हैं, ना मेंशन करते हैं, ये तक बोल के फ़ोटोज़ रीमेंशन करना मना कर दे कि हम फ़ोटो में अच्छे नहीं लग रहे हैं, कोई और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब I am looking good than another person, तो वो उस फोटो को रिमेंशन नहीं करेंगे। इस तरीके की भी क्योंकि इस फोटो पे फोकस किसी और पे हो। हाँ, अब आप सही बात पकड़े हैं। नहीं, हुआ है मेरे साथ भी। ये चीज़ें होती है कि आप ज़्यादा अच्छे लग रहे हो तो बंदे उसको रिमेंशन नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि मतलब उस मोमेंट पे लोगों का मिलना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा था, कि एक दूसरे के साथ मिलने की खुशी, वो इमोशन इम्पॉर्टेंट रख रहा था, या फिर सिर्फ फ़ोटो में एक अच्छा दिखना ना दिखना इम्पॉर्टेंट रखता है, इम्पॉर्टेंस रखता है। तो ये चीज़ें बहुत ही फेक है। अब यहीं से आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि दुनिया कितनी फेक है दिखावे के लिए। हम आपसे मिलें, मैं मिलती हूँ तो मेरा आपसे मिलना खुशी जाहिर करने का है, तो मैं स्टोरी लगाऊंगी कि हाँ मैं आपसे मिली हूँ, आप उसे रिमेंशन करोगे कि अरे हाँ मैं आज आपसे मिला हूँ।
लेकिन इसमें आप ये कहोगे अरे यार मैं उनसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो ये वाली बात वियर्ड हो जाती है थोड़ी। राइट। एक बात और आती है हाँ। कि मैं भी देखो अभी जाके मतलब 7-8 महीने हो गए मुझे हाँ। एज अ क्रिएटर। अब जाके ना मैं 1-2 महीने से क्रिएटर से मैं लिंक हुआ हूँ, तो डेफिनेट जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना कुछ में देख मतलब सब बात करेंगे किसकी, कोऑपरेशंस की, कि भाई दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे। लेकिन जब बात आती है ना उनके साइड से सपोर्ट करने की, नहीं आती। तो दिखता ही नहीं कि भाई वो भी कुछ कर रहा है, लगता है भाई बस मैं ही कुछ करे जा रहा हूँ, लेकिन उनकी तरफ से मुझे कोई ऐसा मतलब बेनिफिट नहीं मिल रहा। ये चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा है मेरे साथ। तो ऐसे फेक फ्रेंड्स, आप इनको फेक फ्रेंड्स बोल सकते हो, फेक सोशल मीडिया फ्रेंड्स मेरे साथ बहुत हुआ है। बहुत सारे ऐसी दोस्त मेरी रही हैं जो मतलब मेरे घर आके रुकी भी हैं, मेरे घर रही हैं, मेरे से सपोर्ट लिया है। मतलब होटल लेके लोग रुक सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे को बोल के मेरे घर आके रहे भी हैं लोग। और फिर भी दूसरी जगह जाके दूसरे थर्ड पर्सन से मेरी बुराई करना, मेरे हस्बैंड के बारे में बुराई करना कि मेरे और हस्बैंड के रिलेशन अच्छे नहीं है, जो कि ऐसी बात है भी नहीं, लेकिन इस बातों को लेके बोलना, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इस तरीके से कैसे कर लेते हैं। तो इस तरीके के फेक फ्रेंड्स आपको बहुत मिलेंगे, लाइक जो मुंह पे बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ भी नहीं, और सिर्फ आपसे हेल्प लेंगे, आपसे अपना मतलब सीधा करेंगे, जब आपका काम आएगा ना वो कुछ नहीं करेंगे। तो देखिए मेरा तो एक सजेशन रहेगा इस चीज़ को लेके कि आप मदद उतनी ही कीजिए, आप तब तक कीजिए जब तक आपको लग रहा है सामने वाला आपको यूज़ नहीं कर रहा है। और ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। यदि अनकंडीशनल सामने वाला आपका हेल्प कर रहा है तो आप भी कर सकते हो 100%। आपको पता है कोई भी सबसे ज़्यादा बड़ी धोखेबाज चीज़ क्या हो सकती है? जैसे मैं बताता हूँ आपको। वो हो सकती है वो प्लेटफॉर्म जिन पर हम काम कर रहे हैं। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज से अगर 3-4 साल पहले देखोगे ना, तो अलग प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे लोग काम कर रहे थे, अपना कंटेंट, हाँ बिल्कुल, कंटेंट शेयर कर रहे थे, लेकिन एकदम बंद हो गया। मतलब मैं धोखेबाज उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, नहीं, मैं आपका आप समझ गए होंगे। हाँ, राइट राइट। तो मेरे कहने का मतलब पता है, इनसिक्योरिटी जो होती है तो वो इस इंडस्ट्री में है। यस है, बिल्कुल और है। बहुत ज़्यादा। कल को फॉर एग्जांपल यूट्यूब ही है। हाँ। यूट्यूब तो मैं कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट है इन सब में, जो बहुत लंबे टाइम से, और आई थिंक कि आई होप कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा रहेगा। बट स्टिल कुछ भी हो जाए, कल एकदम से कोई भी एक अपडेट आ जाएगा कि आज ये चीज़ है, और लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी। आया है ना, इससे पहले शॉर्ट्स पे लिंक नहीं चलते। हाँ नहीं चलते, कमेंट्स में नहीं चलते, कमेंट्स में हाँ, चाहे डिस्क्रिप्शन में, उससे बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। हम लोग को बहुत हज़ारों रुपए का नुकसान हुआ है इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमारा तो कंटेंट क्रिएशन लिंक्स पे ही चलता था कि लोगों को प्रोडक्ट के लिंक चाहिए, तो वो चीज़ जाना बंद हो गई। तो आज की डेट में हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। तो ये देखिए मेरा इस पॉइंट को लेके पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि देखिए ये जो कंटेंट क्रिएशन जर्नी है ना, ये किसी अदर प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। जैसे इससे पहले बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर टिकटॉक पे आए, टिकटॉक गया, सारे जितने सेलिब्रिटी थे एक दिन में धड़ाम हुआ, कुछ के साथ अच्छा, कुछ के साथ बुरा। जो ज़्यादा ही फेमस थे उनको अलग प्लेटफॉर्म मिल गया। अलग प्लेटफॉर्म मिल गया, और जो क्रिंज कर रहे थे, जो बिल्कुल ही सही या नहीं फिर कर जो रहे थे, छोटे पे थे, बिगिनर लेवल पे थे, उनको तो वो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें, अब इंस्टाग्राम भी है, कल को इंस्टाग्राम के साथ कुछ हो जाए, अब आप इंस्टाग्राम के साथ कुछ हो जाए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ही उड़ जाए, आप क्या कर लेंगे? आप कंप्लेन करेंगे, बहुत टाइम लगता है, यूट्यूब चैनल भी उड़ जाता है, हैक हो जाते हैं लोगों के। तो ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये एक्चुअली किसी दूसरे के उस पर बेस्ड है, डिपेंड है प्लेटफॉर्म पे। हमारा सोशल मीडिया कंटेंट पूरा जो है दूसरे पे बेस्ड है, यूट्यूब पे बेस्ड है, इंस्टाग्राम पे बेस्ड है, अदर सोशल मीडिया पेजेस पे बेस्ड है। तो यदि ये चीज़ें हटी तो हमने देखिए, हमारे हुनर बहुत ज़्यादा है, हुनर से तो हम बहुत कुछ कर लेंगे बाद में, लेकिन जो इतने समय में जो बनाया है ना, वो चीज़ ख़त्म हो सकती है। ये एक बहुत बड़ी पॉइंट आपने बोला है, जो शायद इस पे नज़र नहीं जा रही होगी लोगों की, बट ये चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि मतलब ऐसा कुछ ना हो आगे, और लगता भी ऐसा है कि नहीं हो सकता है, बट लेकिन टिकटॉक के साथ भी किसी ने सोचा नहीं था कि ये चीज़ होगा। राइट। लोग वैसे मजाक में कह देते हैं कि अरे सही है गया, लेकिन हाँ थे यार कुछ लोग जो क्रिंज थे, या फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ठीक है वो प्रमोट ना ही हो तो अच्छा है, बट स्टिल कुछ अच्छे क्रिएटर्स भी थे, कुछ अच्छे लोग भी थे
जो शायद जिन्होंने कभी सोचा हो कि नहीं यार अब जो भी है मेरा यही है। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग थे। कितने लोगों ने मतलब इसी को अपनी दुनिया समझ ली थी कि मतलब यही है सारी चीज़ें, यहीं पे हम सारा सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, यहीं से अर्न कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोग वहाँ से अर्निंग कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जैसे अनएजुकेटेड पब्लिक सबसे ज़्यादा थी। अभी भी मौज वगैरह चलते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चलते हैं, तो इन सब पे अनएजुकेटेड पब्लिक बहुत ज़्यादा है जो सिर्फ और सिर्फ मतलब उस कंटेंट की तरफ भाग रहे हैं जो लिपसिंग कंटेंट है, थोड़े से क्रिंज कंटेंट बोल लो उन्हें, तो इस तरीके के कंटेंट पे लोग जा रहे हैं। अब जो एक आपने वर्ड छपरी यूज़ करा था, भाई देखिए मैं नहीं ऐसे किसी को प्रोनाउंस करना चाहती, मुझे नहीं अच्छा लगता किसी भी क्रिएटर को इस तरीके से बोलूँ, लेकिन हाँ ये इस तरीके की कैटेगरी में लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। बट हाँ ठीक है, स्टिल मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी, लेकिन इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब वो चीज़ें हैं, मौज पे अभी भी मौज वगैरह पे हैं, मौज है और अनदर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, उस पर भी अवेलेबल हैं इस तरह की चीज़ें। कुछ लोग इंस्टाग्राम पे भी इस तरीके की चीज़ें कर ही रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी हैं, बट किसी का नाम नहीं लूँगी मैं, लेकिन हाँ ऐसे कंटेंट बहुत सारे हैं। राइट। कुछ लोग कहेंगे भाई तुम लोग भी क्रिंज हो। देखिए अब उसकी परिभाषा हर किसी के लिए अपनी अलग होती है, अब किसी को कुछ कह नहीं सकते। जो कंटेंट आपके समझ में नहीं आ रहा, आपकी समझ से परे है, जो आपके काम का नहीं, वो आपके लिए क्रिंज है, ऐसा कह सकते हैं। वो बस आपके सोच पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन फिर भी स्टिल कैटेगरी तो डिवाइड होती ही होती हैं कि भाई आप नॉलेजेबल कंटेंट बना रहे हो कि आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे एंटरटेनमेंट कैटेगरी में कंटेंट बना रहे हो। बट बशर्ते ये है कि एंटरटेनमेंट कैटेगरी की रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई होती है, बट वैल्यू उतनी। अब आपको मैं सीधा सीधा बताऊँ, 1 लाख फॉलोअर का एक फ़ैशन क्रिएटर यदि 50,000 रुपये एक वीडियो का चार्ज करता है, तो टेक क्रिएटर उसी 1 लाख पे 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा होगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसी 1 लाख पे एक डांसिंग वाला या फिर लिपसिंग वाला 10,000 भी नहीं पाएगा। ये फ़र्क है। राइट। ये मेन फ़र्क है। एक और चीज़ यहाँ पे आती है ना, जैसे हमने बात की कि कुछ लोग हमें कहेंगे कि भाई तुम लोग क्रिंज हो, तुम लोग छपरी हो। ठीक है, कह सकते हैं। तो ऐसे ना हेट कमेंट्स बहुत आते हैं। मैं तो देखो, मैं सही बताऊँ, मैं जो अच्छे कमेंट्स होते हैं ना उनको अप्रिशिएट करता हूँ, जो हेट कमेंट्स होते हैं ना उनको मैं एज अ फीडबैक लेता हूँ, और कुछ कमेंट्स को मैं इग्नोर करता हूँ। इग्नोर करने वाले होते ही हैं, क्योंकि देखिए हेट स्पीच के साथ साथ भी एक आपको हमारा कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है, उस बात को बोलने के बहुत सारे तरीके हैं। आपको कह रही है बोल दे एकदम फालतू कंटेंट बनाया, बकवास कंटेंट है, बिल्कुल गंदे लग रहे हो, ये है वो, लेकिन इस चीज़ को बोलने का तरीका अलग भी हो सकता है कि मुझे आपका स्टाइल पसंद है या नहीं पसंद है, बट आपका ये वाला मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। एक होता है, हर चीज़ को बोलने का एक पोलाइट वे होता है। तो मैं समटाइम मेरा मज़े करने का मूड होता है, तो मैं ऐसे जो एकदम उल्टे मुंह बात कर रहे हैं तो मैं उल्टे मुंह जवाब दे देती हूँ। जब मेरा मज़े करने का मूड है, जब मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी है कि भैया उसने क्या रिप्लाई किया, तो मैं ऐसे इग्नोर, क्योंकि 4 साल हो चुके हैं काम करते हुए, अभी इन हेट कमेंट्स का फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम था जब पड़ता था, और तब एंजाइटी भी होती थी, एंजाइटी पिल्स भी खाई हैं मैंने, जब मुझे एंजाइटी हुई है तो। हाँ, ब्रेकडाउन्स होते हैं, एंजाइटी होती है, ये लाइन ही ऐसी है कि आपको स्ट्रेस बहुत होगा। इसमें स्ट्रेस की कोई कमी नहीं है। शायद आज मेरा लड्डू ही है मेरे साथ, मेरा पेट, जो मेरे स्ट्रेस को मेरे इर्द गिर्द घूमने नहीं देता। फिर भी स्टिल थोड़ा बहुत होता है, बट वो बहुत प्यार करता है हम लोगों से। कमेंट्स में ना काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मुझे एक कमेंट आया कि हाँ, जिसमें कमेंट किया था कि भाई आपकी ऑडियो ख़राब है। ठीक है, पॉजिटिव कमेंट है ये तो। हाँ, पॉजिटिव कमेंट है, लेकिन आई डोंट रिमेंबर दी वर्ड्स यूज़ किए थे। कुछ ऐसा ही था कि भाई ये क्या है, ऑडियो तो एकदम ही ख़राब है। उसकी कमेंट में लोगों ने रिप्लाई किया भाई तेरे कान खराब है। आपकी ऑडियंस उनको हाँ, ये अच्छा भी लगता है। हाँ, वो अच्छा लगता है, मतलब जो ओवर ही बोल रहे हैं, एकदम सबको सही लग रही है, भाई तुझे दिक्कत आ रही है, भाई तेरे कान खराब है, भाई तेरा मोबाइल ख़राब है, भाई तेरा स्पीकर ख़राब है, ये चीज़ें होती है। देखो, मैं इस इंडस्ट्री में नया हूँ, 6 से 7 महीने की जर्नी कोई जर्नी नहीं होती है, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। और जब तक मेरा ये मानना है कि
एक ना बेंचमार्क होता है हर किसी का। मेरा टारगेट है जब तक मैं 100 वीडियोस पोस्ट नहीं कर देता, 100 इंडिविजुअल पॉडकास्ट, तब तक मैं अपने आप को एक क्रिएटर नहीं समझता, मैं मानूंगा ही नहीं। अभी मैं 55 कर चुका हूँ। तो ऐसा है, तो उसमें भी क्या होता है काफ़ी बार कि एक हमारे बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ था, काफ़ी अच्छी रीच गई थी। उस पर लोगों के कमेंट आए, भाई यू सीम्स टू बी ऑफ लो कॉन्फिडेंस, नर्वस दिख रहे हो, ये सब है। तो किसी ने ये सेम बात बोली थी, बट उसने जो वर्ड्स यूज़ किए वो अच्छे नहीं थे। अच्छा। तो उनके कमेंट्स में जो भरे हुए हैं लोगों के रिप्लाईज कि भाई आप बैठ के देखो, भाई जिस पर्सन के साथ ये बैठे हैं वो पर्सन बहुत बड़े, कोई भी इनके सामने हक्का बक्का हो सकता हो, स्टिल मैनेज्ड, ये सब मतलब मुझे पढ़ के अच्छा लगा। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं जो नए लोग उड़ रहे हैं इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, उनको ये कहना चाहूँगा कि भाई हेट कमेंट्स को झेलना सीख लो। हाँ वो होगा, देखिए जहाँ पे आपको सही में इम्प्रूव करना वहाँ करो। हाँ नहीं, पॉजिटिव फीडबैक्स को एज अ फीडबैक लो, चीज़ों को इम्प्रूव करो। देखिए लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, ऐसा नहीं है। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट आपके सामने बैठी हूँ तो ये कॉन्फिडेंस ऐसे उड़ के नहीं आया, 4 साल लगे हैं इसको आने में। मुझे भी एक समय इस सीट में बैठने में शायद इतनी नर्वसनेस होती कि मैं नहीं बोल पाती चीज़ें। आज से मुझसे 2 साल पहले मिलते तो शायद मैं चीज़ें नहीं बोल पाती। और कॉन्फिडेंस आता है काम करने से। जब आप कुछ चीज़ अचीव करना शुरू कर देते हो ना, आप एक अटेम्प्ट अचीव किया, फिर कुछ और अचीव किया, और जैसे जैसे आप काम अपने अचीव करते चले जाते हो, आपको कॉन्फिडेंस वहीं से आता है। और फिर वो कहीं जाता नहीं है, वो जो आता है ना फिर वो कहीं नहीं जाता। फिर तो आप किसी को भी बैठा के कुछ भी बात कर सकते हो। ट्रेंड ना बहुत जल्दी चेंज होते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं। आपका कोई प्लान है कि आप ट्रेंड के साथ में मूव कर जाओगे? मूव नहीं, मैं एक्चुअली मेरा जो है, मेरा फैशन इंडस्ट्री और हस्बैंड का टेक इंडस्ट्री, जैसा मैंने आपको बताया। तो टेक का देखिए कभी ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला है ना। फैशन का है, फैशन का स्टाइल बदलता है, फैशन का तरीका बदलता है। तो पहले जहाँ मैं एक रिकमेंडेशन वीडियोस बनाया करती थी, अभी भी बनाती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज कर रही हूँ। अभी मैं धीरे धीरे अपने कंटेंट को बहुत इम्प्रूव कर रही हूँ, हाई लेवल पे लेके जा रही हूँ। चाहे वो ऑडियो पे हो गया, चाहे वो वीडियो पे हो गया, चाहे वो शॉर्ट्स पे हो गया, किस तरीके का शॉर्ट लेना है, ये सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे अपने वीडियो को ना, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना जल्दी ये सारी चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा तेज़ी से आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक मानना है, ये मोटिवेशनल बात हो जाएगी, लेकिन हाँ ये बात मैं सबको बोलती भी हूँ और मुझे भी बहुत फ़ायदा करती है ये बात, कि जिस चीज़ को आप करने के बारे में सोच रहे हो ना, ज़्यादा मत सोचो, करो, बस पहला कदम ले। पहला कदम बिना सोचे समझे भी, ऐसा नहीं है गड्ढे में कूदने की बात नहीं कर रही हो, किसी काम को करने की। अब ऐसा नहीं है तुम्हारा मन कर रहा है गड्ढे में कूदने का और मैं कहूँ कि कूद जाओ, तो वो वाला सीन नहीं है। सब्जेक्टिव है ये चीज़, समझना पड़ेगा। तो यदि कोई काम करने का, आप अटेम्प्ट करने का सोच रहे हो, कोई चीज़ करने का, कोई स्टेप लेने का, तो भाई पहला स्टेप ले लो, ज़्यादा सोचो मत। पहले स्टेप में पहला स्टेप ले लोगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेकंड थर्ड स्टेप अपने आप ले लोगे, सीढ़ी बन जाएगी, आप पहुँच जाओगे। लेकिन जब फर्स्ट स्टेप बहुत देर में शुरू करोगे ना, तो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत लेट हो जाएगा। पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, स्टार्ट करना। ये तो है कि अगर आपके दिमाग में आ जाए यार मैं ये करता हूँ, कर दो, स्टार्ट करो जितना जल्दी हो सके, बस स्टार्ट करो। मैंने बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली शुरू करी हैं, जैसे कि लाइक पहले मुझे खुद से फ़ोटोज़ खींचने में प्रॉब्लम होती थी। भाई मैं निकल गई ट्राईपॉड लेके अपने गार्डन में, ब्लूटूथ डिवाइस लगाई, खुद से फ़ोटोज़ खींची। भाई अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं तो कह ही नहीं सकती अपने हस्बैंड से कि चलो मेरे साथ मुझे फ़ोटो खींचना। मैंने कहा आप रहो, आप अच्छी नहीं खींचते हो, मैं खुद खींच लूँगी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो। एक दिन ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दे दिया। वो सिर्फ एक स्टेप, बस ट्राईपॉड लेके मुझे नीचे जाना था, और वो कॉन्फिडेंस मुझे पिछले 2 साल से नहीं आ रहा था। और जिस दिन मैंने ले लिया, और आज मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे कहीं जाने के लिए हस्बैंड का वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आप चलो मेरी पिक्चर्स खींच देना। तो इसी तरीके से लाइफ के बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं, जो आप एक बार ले लोगे ना, तो आपको बस आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा, आपको नेक्स्ट के लिए कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरे को ना बहुत लोग रीच आउट करते हैं। किस चीज़ के लिए? वो कहते हैं कि हमें भी पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, कैसे करें, क्या करें। और ऐसा पता है काफ़ी बार हुआ है कि एक सिंगल पर्सन ने, मतलब ऐसे सिंगल पर्सन बहुत हैं, हाँ। वो मल्टीपल टाइम पूछते हैं। आज पूछ रहे हैं, 10 दिन बाद फिर फ़ोन आ रहा है, भाई यार बताओ यार कैसे करें। फिर फ़ोन आ रहा है 10 दिन बाद, भाई बताओ यार कैसे फॉलो। मैंने इवन ये तक कह दिया, भाई आप कुछ मत करो, आप अपने गेस्ट लाओ, मेरा सेटअप यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, यहाँ पे आओ, अपना क्रिएट करो, एडिटिंग मैं देख लूँगा, वो मैं देख लूँ, आप स्टार्ट तो करो। मेन चीज़ वही है, स्टार्ट तो करो यार। पहला गेस्ट आना है या पहला वही फर्स्ट स्टेप की बात है, पहला कदम रखना है। अच्छा आपके साथ ऐसा कभी हुआ? मेरे साथ बहुत हुआ है कि
जिस वीडियो में ना हमारी सबसे कम मेहनत होती है, बिल्कुल मन नहीं करता, वो सही जाती है, बढ़िया जाती है। होता है क्योंकि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू समटाइम आप नहीं समझ पाते हो, और जिस वीडियो में आप बहुत मेहनत करते हो वो वीडियो रीच नहीं करता वो सही सबसे से। खराब रहती है। हाँ, वो होता है क्योंकि ऑडियंस को क्या चीज़ अच्छी लग जाए शायद आप नहीं समझ पाओगे, और ये हर फील्ड के लिए एक अलग है हिसाब। समटाइम आप अब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत सारी लड़कियां हैं ऐसे साड़ी उड़ाया 4 मिलियन व्यूज़। राइट। मैंने हैं मतलब क्या है, मतलब साड़ी का पल्लू ही तो उड़ाया है और इसमें इतना व्यूज़, मतलब है ऐसा। मतलब भाई ठीक है, वो एंटरटेनमेंट कैटेगरी में आ गया, वो ऐसा जो मतलब ज़्यादा मेल्स कंज्यूम करते हैं इस तरीके के कंटेंट, उसमें आ गया। तो इस तरीके से होता है, और समटाइम ये हम सभी के इंडस्ट्री में होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ आपको ये चीज़ पता चल जाती है कि आपका कौन सा कंटेंट वायरल जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। ये आपका एक्सपीरियंस आपको बता देता है, और मुझे अब आज की डेट में मुझे पता चल जाता है, 60-70% मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि ये वीडियो अच्छा रीच लेगा। बाकी कोई बशर्ते कोई टेक्निकल इशू ना हो, इंस्टाग्राम की तरफ से ग्लिच की तो भरमार रहती ही है, वो अलग चीज़ है, इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों की तरफ से। लेकिन अदरवाइज़ आइडिया रहता है कि कौन सा अच्छा रीच कर सकता है, क्योंकि आपको अपनी ऑडियंस का पता चल जाता है धीरे धीरे करके, समय लगता है उसमें। राइट मानसी, आपसे बात करके ना बहुत ही अच्छा लगा। और बेसिकली मैं लास्ट में ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है ये उन लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो या तो खुद एक क्रिएटर हैं, या फिर बनना चाहते हैं, या फिर स्ट्रगल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जो कंटेंट क्रिएशन है ना, डजेंट मैटर आप इसमें एग्जैक्टली क्या करें, चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। तो बेसिकली हमने बहुत ही कॉमन और बहुत ही बेसिक बातें की हैं, और आई थिंक लोग ये बातें भी समझ जाए ना, एग्जैक्टली, उनका लाखों का फ़ायदा है। कंटेंट शुरू करने के लिए कुछ चाहिए नहीं होता है, आपको सिर्फ 1 स्टेप लेना है। आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास दिन की लाइट है, अब डे लाइट है, डे लाइट में काम करो। ज़रूरी है क्या रिंग लाइट स्टार्टिंग में? माइक नहीं है ना, माइक खरीद लो, छोटा सा 700-800 रुपये का आता है। इतना तो इन्वेस्टमेंट करना बनता है, कर लेगा इंसान जो शुरू करेगा। नहीं भी करना है तो बिना उसके भी हो जाएगा। मैं लोगों को ना एक बात कहूँगा, आपके चैनल के लिए भी, मेरे चैनल के लिए भी, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, ये पॉडकास्ट ख़त्म होने के बाद ना मैम की पहली वीडियो देखना चैनल पे, मेरी पहली वीडियो देखना, और जिस भी क्रिएटर को आप पसंद करते हैं उनकी जाके पहली वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा कैसे स्टार्ट करना है। एग्जैक्टली। ओल्डेस्ट फिल्टर आता है यूट्यूब पे। मोस्टली जितने लोगों को मैं जानती हूँ सभी लोगों ने यूट्यूब से ही चीज़ें शुरू करी हैं फर्स्टली। इंस्टाग्राम पे लोग ने बाद में मूव हुए हैं, क्योंकि रील वाला जो फॉर्मेट है वो लॉकडाउन में आया है। इससे पहले रील का कोई फॉर्मेट नहीं था, फ़ोटोज़ ही शेयर होती थी सिर्फ, तो सबने यूट्यूब करा है। तो आप ओल्डेस्ट वीडियो देखिएगा, आपको सबकी जर्नी का पता चल जाएगा कि लोगों ने कहाँ से शुरू किया। अच्छा, एक चीज़ और है ना जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा थोड़ा सा। लोगों को क्या लगता है ना, मतलब जो इस इंडस्ट्री में नहीं, उनको लगता है कि जो फॉलोअर्स का जो नंबर है या फिर जो सब्सक्राइबर्स का नंबर है वो ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई थिंक इतना नहीं करता जितना इसको मतलब एग्जैजरेट किया गया है। नहीं, वही मैंने आपको अभी इससे पहले बताया ना कि 1 लाख फॉलोअर वाला फैशन क्रिएटर 50,000 भी चार्ज कर सकता है, टेक वाला उसी चीज़ का 1 लाख भी चार्ज कर सकता है, और लिपसिंग वाला, डांसिंग वाला उसी 1 लाख पे सिर्फ 10,000 कमाएगा। तो मतलब ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब आप ये मत समझना कि मतलब 1 लाख में लोग समझ लें 1 लाख पे अच्छा ये 50,000 रुपये नहीं, ये वो अमाउंट नहीं है एग्जैक्टली। दिस इज एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ कि कैटेगरी वाइज, कंटेंट कैटेगरी वाइज चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और ये जो आप मिलेनियर्स देख रहे हो, बहुत सारे मिलेनियर्स हैं डांसिंग कैटेगरी के, ये सब किस हिसाब से अर्न कर रहे होंगे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये चीज़ें हैं तो मैटर करती है। एक टेक का मिलियन वाला बंदा और एक डांसिंग का मिलियन वाला बंदा, इनकम में बहुत ह्यूज डिफरेंस होगा, बहुत ह्यूज, 10 गुना ज़्यादा होगा टेक का। ये चीज़ है, और ये तब समझ में आएगी लोगों को जब इन चीज़ों में घुसेंगे। एग्जैक्टली। जब आप काम नहीं करेंगे, इसमें घुसेंगे नहीं, रिसर्च नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। ऊपर ऊपर से काम करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको घुसना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा लोग कैसे कर रहे हैं काम, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो भाई ऊपर ऊपर करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, ज़िंदगी भर ऐसे ही घिसते रह जाते हैं, कुछ नहीं होता। राइट। मैं अपनी ऑडियंस को लास्ट में यही कहूँगा कि यार करो, उठो।
आप करना चाहते हो ये कंटेंट क्रिएट करना, वो करना, भाई करो, डजेंट मैटर आपके पास कैमरा है, माइक है, नहीं है, कुछ मैटर नहीं करता। अपने स्क्रिप्ट लिखो अपने हाथ से, अपने खुद के पेन से। टीम भी नहीं चाहिए आपको। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज़ हैं, कैसे वीडियो को एडिट करना है, किस ऐप से करना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ अवेलेबल है भाई, करो यार। और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि मैम के साथ देखो मुझे तो बहुत मज़ा आया है, एक ऐसे पर्सन मिले जो मेरी बातें समझ पा रहे हैं कि मैं क्या क्या झेल रहा हूँ, उनकी बातें मैं समझ पा रहा हूँ, डेफिनेटली आपको भी जानने को मिला होगा। बस मैं ये कहूँगी किसी कोर्स वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं है पहले। हाँ। ऐसा नहीं, मेरे को अभी इससे पहले भी एक मैसेज आया हुआ था कि मैम इसके लिए मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लूँ, कैसा रहेगा। सो मैंने सिर्फ सिंपली यही सजेस्ट किया कि भाई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बताने वाले। वो जितनी चीज़ें अवेलेबल है ना मार्केट में, वो कंपाइल करके आपको बता रहे हैं। आपके पास पैसा है तो आप कर लो, पैसा है तो आपको कंपाइल चीज़ मिल जाएगी एक जगह, लेकिन नहीं है पैसा तो बिना मतलब का मत डालो। मेरे हिसाब से कोर्स पता है कब करना चाहिए, जब आप वो चीज़ स्टार्ट कर दो। हाँ, बीच में एग्जैक्टली ताकि कुछ चीज़ें आप समझ चुके हो, फिर उन चीज़ों को बेटर कैसे किया जाए वो कोर्स। मतलब कोर्स मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आपको करना ही है तो तब करो, ना कि पहले आप स्विमिंग आपको सीखनी है। हाँ, पानी में जाओगे नहीं तो स्विमिंग आएगी कैसे? बाहर बैठ के थ्योरी पढ़ने से तो स्विमिंग आएगी नहीं, तो आपको पानी में तो जाना पड़ेगा तभी स्विमिंग आएगी। तो वही सेम कंटेंट क्रिएशन की बात है, राइट। और कोर्स उन्हीं का लो जिनको आप सच में फॉलो करते हो। हाँ, कोर्स ले सकते हो, बेनिफिशियल होते हैं, बट एक लेवल के बाद। राइट, एक लेवल के बाद। हाँ, राइट। सो मैम मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ बात करके। मुझे भी। राइट। मैं ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि मानसी मैम दोबारा आएँ और भी नए नए टॉपिक्स पे हम बात करें, जाने कैसे काम करती है इंडस्ट्री, और भी बहुत सारे टॉपिक्स, तो प्लीज़ अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, कमेंट्स में शेयर करें। इनका जो चैनल है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सभी सबका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। प्लीज़ 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 विजिट हर चैनल, हर इंस्टाग्राम, और मैम को भी काफ़ी सपोर्ट करो, मुझे भी सपोर्ट करो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड आप लोगों से बस यही कहना है कि देखिए, होस्ट जो बैठता है ना, बस लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद हम इस पॉडकास्ट को क्लोज भी करें। तो जो होस्ट होता है ना, उसके दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। मैं आपको बस सिंपली यही कहना चाहूँगी, एक होस्ट के दिमाग में कैमरे का प्रेशर होता है, माइक सही चल रहा है, साथ में वो अपने क्वेश्चंस के साथ साथ इन सब चीज़ों को लेके चल रहा होता है कि माइक चल रहा है कि नहीं, कार्ड तो नहीं ख़त्म होने वाला है, ऑडियो सही चल रहा है कि नहीं, लाइट सही चल रही है कि नहीं, माइक सही, सारे के सारे माइक ऑडेबल हैं कि नहीं। क्योंकि एक यदि पॉडकास्टर है ना, वो कम से कम 3-4 माइक लेके चलता है, उसे 3-4 जगह ऑडियो बैकअप चाहिए होता है कि गेस्ट तो चला जाएगा, ऑडियो कहाँ से आएगा, वीडियो तो फिर भी मैनेज हो जाएगा, थोड़ा बहुत एडिटिंग हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ द BTS ऑफ मतलब इस पॉडकास्ट का, कि आप लोग अब इसे समझ सकते हो कि कितनी मेहनत है एक पॉडकास्टर जो होस्ट करता है चीज़ों को। दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क कि एक कॉन्फिडेंट बंदे के सामने बैठ के आप अपनी सारी बातें कॉन्फिडेंस के साथ पूछ सको, और बैकअप में आपके दिमाग में बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि यार हाँ वो सही चल रहा है, कैमरा सही चल रहा है, कैमरा ऑन है, ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ चलता है दिमाग में। सो यू शुड अप्रिशिएट इट बिकॉज ऑफ कि आप ये बोलो आके कि कॉन्फिडेंस लैक है, ये सारी चीज़ें बोलना बहुत ही ज़्यादा अनएथिकल है। आप बस ये बोलिए कि यस यू गाइस आर डूइंग ग्रेट एंड यू कैन डू मच बेटर। तो बस बंदा उसी में चल जाएगा। तो आप लोगों से बस यही है कि बस इतना ही सपोर्ट रखिए दोनों लोग के साथ, बस। थैंक यू सो मच मानसी, मीन्स ऐसे वर्ड्स के लिए थैंक यू सो मच, रियली फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऐसा है, और बहुत ही जल्द दोबारा से मिलते हैं। अरे एकदम बिल्कुल, थैंक यू सो मच।